Hello guys, welcome everyone. Welcome to the masterclass of Secrets to Crack Any Exam. I am Gaurav from the Curious Cobra. Welcome all of you. Thank you for attending this class. Shortly we will start the masterclass. जैसे ही सब लोग join हो जाते हैं एक बार please आप hi hello कुछ लिख दीजिए ताकि we can know that if you can not hear my sound or you cannot see my video then also आप बता दीजिए if everything is okay. Just type everything okay. Thank you, thank you. Thank you everyone for your comments in the chat box. Love you all. Looking forward for a great session ahead. बहुत ही मजा आने वाला है. Please अच्छे से सेशन को रिमेम्बर कीजिए. आप लोगों को पूरे सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो भी कल आपको एक लिंक के द्वारा मिल जाएगी. आपको ईमेल आएगा, आप चेक कीजिएगा. कुछ चीज मिस हो जाती है तो वैसे कोशिश कीजिए. एंड आई रिकमेंड एवरीवन कि आप एक नोटपैड और एक पेन लेके बैठें क्योंकि मैं कुछ टास्क आपको दूंगा जिसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी. तो इफ यू आर नॉट हैविंग पेन एंड पेपर, आई रिकमेंड प्लीज आप पेन पेपर लेके आ जाइए सबसे पहले. देन वी विल स्टार्ट दी वेबिनार, द मास्टर क्लास. आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेपरेट टैब है Q&A. तो अपने क्वेश्चंस आप उसी में पोस्ट कीजिएगा, उसी में मैं क्वेश्चन पिक करूंगा. अगर आप चैट में क्वेश्चन डालेंगे तो वो मैं पिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बिकॉज चैट इज वेरी लेंथी एंड बहुत रैपिडली लोग चैट में मैसेजेस डालते हैं तो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं. सो आई रिकमेंड क्वेश्चन एंड जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे ड्यूरिंग द कंप्लीट मास्टर क्लास, आप उसको क्वेश्चन एंड आंसर टैब जो एक सेपरेटली बना हुआ है चैट के अलावा है उसमें आप डालिए. और उसमें Q&A टैब में आप अदर देन क्वेश्चंस कुछ मत डालिए. जैसे कि हाय हेलो या फिर गुड मॉर्निंग या फिर जो भी आप मुझे विशेष या फिर कोई कमेंट्स हैं तो वो आप चैट में डालिए. Q&A टैब में सिर्फ क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस लेंगे. Okay, so this will make the master class very smooth. आपके questions में individually हर एक person के जो genuine questions होंगे उनको मैं pick करूंगा at the end of the class और मैं उसको answer करने की पूरी कोशिश करूंगा to the best of my knowledge. आप लोग question and answer post कर दीजिएगा but at the end हम वो लेंगे. Q&A टैब में post कर दीजिए. Okay? रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिल जाएगी सेशन की. एक लिंक मिलेगा आपको ईमेल के थ्रू जिसके थ्रू आप 1 महीने तक रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं. अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप उसे रिव्यू कर सकते हैं. बट आई रिकमेंड आप नोटपैड और पेन लेके बैठिए. जहां जहां मैं बोलूं वहां तो नोट्स बनाना ही है, जहां ना बोलूं वहां भी आप नोट करने की कोशिश कीजिए चीजों को. एंड कुछ टास्क मैं दूंगा उसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी तो प्लीज आप पेन पेपर ले लीजिए. अदर देन दैट वन मोर थिंग आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप सेशन के एंड में एक फीडबैक फॉर्म मैं दूंगा, एक लिंक दूंगा. आप उसमें फीडबैक भी भर दीजिएगा. और उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आज की हैं. वो इसलिए पूछा है ताकि आप थोड़ा सीरियसली इस मास्टर क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि आप अपने टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसा ना हो कि आप कुछ भी सीख के ना जाएं. तो इसीलिए आप कुछ 5 ऐसी चीजें आज आपने जो इस सेशन में गेन की हैं वो आप नोट कीजिए और आप एनालाइज कीजिए कि मैंने क्या नया सीखा आज के इस मास्टर क्लास में. और वो नोट करके आप उस फीडबैक फॉर्म में जरूर फिल कीजिए. ये एक छोटा सा टास्क है. आप चाहें तो आप ये भी एक चैलेंज ले सकते हैं कि मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट करूंगा कि मैंने आज 5 चीजें क्या सीखी इस मास्टर क्लास में. तो वो आपके लिए एक एक्टिविटी होगी, उससे आप कुछ एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट निकाल पाएंगे आज की क्लास में. ओके, सो लेट मी नो अगर आप सब रेडी हैं. इफ यू हैव पेन एंड पेपर प्लीज लेट मी नो, वी विल स्टार्ट द वेबिनार. ओके, सेशन 2 घंटे का होगा अप्रोक्सीमेटली एंड वी कैन एक्सटेंड टू अबाउट 15-20 minutes फॉर Q&A ऑल्सो. एंड ओके, अदर देन दैट बाकी सारी चीजें क्लियर हैं. आई थिंक लेट्स गो. Okay, so welcome everyone to the master class of secrets to crack any exam. Must know secrets हैं स्टूडेंट्स के लिए
जो भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो जो हम 12th के बाद में देते हैं, उन सब में ये हेल्पफुल रहेगा। सो टू बिगिन विथ, एक कोट है बहुत ही फेमस, एंथनी हॉरोविट्ज एक राइटर है, उनका है कि यू कैन नॉट डिफीट योर एनिमीज अनलेस यू नो हु दे एक्चुअली आर। एंड इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स, उनके एनिमीज कौन होते हैं? दे आर द एग्जाम्स। और उन एग्जाम्स को आपको जानना बहुत जरूरी है टू इजीली कॉन्कर देम, टू इजीली कॉन्कर योर एनिमी। एंड उसको जानने के लिए उसकी कुछ बारीकियां हैं जो समझनी पड़ती हैं, जो आपको जनरली एक जो आपका करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, उसमें आपको नहीं समझाई जाती, ना पढ़ाई जाती है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस्ड, जो आज मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है इतने सारे एग्जाम्स को देकर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको हेल्प मिले। ओके, तो उस आगे बढ़े इससे पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लेता हूँ, क्विक पोल्स, ताकि मैं आपको करेक्ट नॉलेज डिलीवर कर सकूं आपके हिसाब से। तो मैं फटाफट से आपको पूछना चाहता हूँ कि आप किस एज ग्रुप में आते हैं। एक पोल मैं लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट से इस पोल का आंसर दीजिए। व्हाट इज योर एज ग्रुप? ताकि मुझे पता चले कि किस एज ग्रुप के लोग अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हैं आज की मास्टर क्लास में। ओके, सो वेरियस एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप के लोग मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग जो अंडर 18 है वो स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, कुछ कॉलेजेस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो तीनों तरह की कैटेगरी के लोग अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पोल है, आप कहाँ से हैं? मेट्रो से हैं, टीयर मेट्रो आई मीन जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर जैसी सिटीज, टीयर 2 सिटीज, उनसे एक स्टेप नीचे वाली सिटीज जैसे कि जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, टीयर 3 सिटीज और उनसे भी छोटी सिटीज जो आती हैं। और चौथा है आउटसाइड इंडिया। तो आप कहाँ से हैं? आप इसका आंसर दीजिए पोल में फटाफट से। भाई आप लोगों को जानना भी तो जरूरी है, सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो सेशन इंटरेक्टिव कैसे होगा? तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए एज मच एज पॉसिबल, आंसर दीजिए। एंड वाओ, आई एम सरप्राइज्ड, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो टीयर 3 सिटीज से हैं, और टीयर 2 और टीयर 1 सिटीज से भी काफी लोग ज्वाइन किए हैं। आउटसाइड इंडिया से भी 2 लोग हैं। प्लीज आप चैट में मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं आउटसाइड इंडिया से। थैंक यू वेरी मच, आउटसाइड इंडिया से आपने ज्वाइन किया। ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी से ज्वाइन कर रहे हैं लोग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड वन इज फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू गाइस। ओके, तो थर्ड पोल है, विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से मुझे बता दीजिए पोल में। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, उसके बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स और स्कूल बोर्ड एग्जाम्स है। तो मैं आज के सेशन में जो बातें करूंगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काम आएंगी ही आएंगी, उसके अलावा जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईआईटी जेईई हुआ, या उसके नीट हुआ, या और कोई जैसे क्लैट या लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें हुआ है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उनके बारे में भी मैं आज बात करूंगा। सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस में आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में भी बात करूंगा। स्कूल और बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर भी जो टिप्स मैं दूंगा वो काम आएंगे आपके। सो डोंट वरी, एवरीथिंग एंड एवरीवन विल बी कवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज, वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस मास्टर क्लास? बहुत ही सिंपल सा क्विक सा पोल है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम करिकुलम पे पढ़ते हैं। ओके, maximum people have come through YouTube, and second is Instagram. अदर्स वाले हैं वो कहाँ कहाँ से उनको पता चला, थोड़ा चैट में मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं। आई एम श्योर जो जो लोग एलएलए चैनल का लिंक यूज करके आए हैं वो लोग वो यूट्यूब में कवर हो गए। उसके अलावा, एलएलए के अलावा आप लोग कौन से सोर्सेज से आए हैं वो मुझे बताइए। किसी फ्रेंड ने आपको बताया है, कहीं से बताया? चलिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने करिकुलम पे। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैंने ज्यादा चीजें नहीं बताई हैं, मैंने सिर्फ विच एग्जाम्स आई हैव क्रैक्ड
आफ्टर 12th आई क्रैक्ड IIT जेई, आई डिड बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। उसके बाद में मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक किया वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स में। मैंने जॉब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में मैंने जॉब की, जो गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया, दैट इज फॉर एंटर IITs का एग्जाम होता है गेट, और उसके थ्रू पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी नौकरी लगती है। गेट एग्जाम में AIR 198 था मैं। उसके बाद मैं UPSC का IES एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज, AIR 3 उसमें मेरी थी। उसके बाद में मैंने JLPT का एग्जाम दिया फॉर जापानीज लैंग्वेज, एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल दीज एग्जाम्स। ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको इस सेशन के एंड में पता चलेगा इसकी सिग्निफिकेंस, कि मैंने ये पहली स्लाइड आपको क्यों बताई थी। why I told you all these things about me, you will get to know at the end of the class। तब मैं आपको एक अच्छी टिप बताऊंगा। सो प्लीज रिमेम्बर दिस। आज हम क्या क्या सीखेंगे उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। व्हाट विल बी लर्निंग इन दीज 2 hours। फर्स्ट, द सेशन इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। पहला सेशन है बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले हमें क्या करना होता है, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कैसे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और तीसरी चीज अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है, यानी मेंटल प्रिपरेशन क्या कैसे करनी है। इन 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन में। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी अब आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आ गया है और आपकी एग्जाम टाइम चालू हो गया है, तो उन 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का जो सेशन होता है एग्जाम का, उस एग्जाम के दौरान आपको ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पेपर को डिकोड करना चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड हाउ टू यूटिलाइज द टाइम, द लिमिटेड टाइम which is given to you for solving a huge paper। so that we will be discussing in the second half। okay, so यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टास्क हम करेंगे। आप सभी लोगों को, आई टोल्ड यू ऑल ऑफ यू, कि आप नोट पैड और पेन लेके बैठिए, पेन पेंसिल। इन यू इन योर नोट पैड आप ऐसा एक टेबल बना लीजिए। मैं 4 क्वेश्चंस आपको दूंगा, क्वेश्चन 1 2 3 4, एंड उसके 4 ऑप्शंस दूंगा मैं, ABCD। आप लोगों को क्या करना है कि एक OMR शीट की तरह गोले बनाने हैं और इनको फिल करना है, 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टाइम होगा 1.5 मिनट्स। ये 2 मिनट्स मैंने लिखा है बट ज्यादा है, मैं 1.5 मिनट्स ही दूंगा आपको। 1.5 मिनट्स में आपको दूंगा, आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट हैज नो रिलेशन टू योर करिकुलम, आप किस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इस क्लास के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स प्रूव करूंगा, जिसको समझने के लिए ये छोटी सी टास्क करना जरूरी है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस का हमको सिलेबस ही नहीं पता है या हमको आता ही नहीं है। बस कैसे भी करके इनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, बाय हुक और बाय क्रूक। ओके, सो आप नोट पैड लेके तैयार हो जाइए। आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस एंड टाइम विल स्टार्ट 1.5 मिनट्स। ओके, आप फटाफट से 1 2 3 4 गोले भर देना। ओके, स्टार्ट। क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बस ये देखिए कि आपको क्या आंसर इसका लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या आप कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, बस कर दीजिए बस। इससे आपको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसको देखने वाले भी नहीं है, मैं भी इवेल्युएट नहीं करूंगा इसको। बस अपने टेस्ट के लिए आप इसको यूज कीजिए। ओके, सो टाइम इज अप।
अब आपको करना क्या है ना, इसको क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, अभी कुछ नहीं करना है आपको। कीप दीज आंसर सेफ, आई विल डिस्कस इट इन द एंड। जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो एंड में बताऊंगा, और उसके साथ में मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों मैंने ये आपसे क्वेश्चंस करवाए। ओके, तो हम अपने आज के टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट सेशन की एग्जाम की तैयारी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, what are the you know important things to consider before starting the preparation of the exam। डे वन है, आपने आज माइंड बनाया है कि मुझे XYZ एग्जाम की तैयारी करनी है, और मेरे पास में 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने या 1 साल का वक्त है। आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ फिक्स्ड टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ फिक्स्ड एग्जाम और एनी नंबर ऑफ एग्जाम्स। लाइक कुछ लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन प्रिपरेशन करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास मतलब ऐसा एक टारगेट है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम? चैट में बताइए। पहले दिन आपने ये डिसाइड किया कि आप कोई एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स, वॉच द सिलेबस। आप ये देखेंगे कि सिलेबस में क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। तो उस सिलेबस को जानना सिर्फ काफी नहीं है। अब्राहम लिंकन यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कहा था कि गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। यानी 6 घंटे में से 4 घंटे मैं अपनी एक्स को प्रिपेयर करूंगा, यानी कि पहले मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूंगा। तो इसमें हमें 4 घंटे, 6 में से 4 घंटे तो नहीं, मगर हमें इनफ टाइम देना है सिलेबस को। ऐसा नहीं है कि एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की और पहले दिन से ही हाँ एक टॉपिक पकड़ के पढ़ने बैठ गए, नहीं। आपको पहले ये देखना, एनालाइज करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है और हमें करना कैसे है। आप एक नॉर्मल सा सिलेबस किसी भी एग्जाम का मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेबस है, ये एक सिलेबस है जिसमें कई सारे 14 आपके सब्जेक्ट्स हैं। इन 14 सब्जेक्ट्स में आपके पास में सपोज कीजिए 7 मंथ्स का टाइम है एग्जाम में। तो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट दीज 7 मंथ्स इन 14 सब्जेक्ट्स में? आप हिसाब लगाएंगे कि 15 दिन एक सब्जेक्ट को हम देंगे तो हमारा काम होगा 2 टॉपिक्स पर मंथ। इस तरह से हम एनालाइज करेंगे, अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मगर अब मैंने एक और डेटा आपको दे दिया। मैंने क्या दे दिया कि पिछले कुछ 3-4 साल में जो एग्जाम्स हुए, इस ये जो एग्जाम हुआ है इसके प्रीवियस पेपर्स को हमने एनालाइज किया, तो उसमें मैंने देखा कि इन सब्जेक्ट्स में से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? ये चीज आपने जब एनालाइज की, तब आप ये नोटिस करेंगे कि जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, मशीन डिजाइन है, ये सब सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर से बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक एक टॉपिक है इसे, ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हो सकता है कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो, और इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मगर आपने 1 महीना इसको पढ़ने में खराब कर दिया, तो फिर ये आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू एनालाइज द सिलेबस एज पर द वेटेज ऑफ द एग्जाम। जो वेटेज है आपके एग्जाम का, उसके हिसाब से आप अपने सिलेबस को सेग्रीगेट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और फिर एनालाइज कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर कितना इंपॉर्टेंस देना है। अब इस एक टॉपिक का अगर 2 ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ना ही छोड़ देंगे, आप इसको पढ़ेंगे। मगर अगर ये टॉपिक ऐसा है, इफ द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, और ऐसा है कि ये आपके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और सिर्फ 2 ही नंबर का है, और इसके कारण आपके बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम सफर कर रहा है, देन यू शुड स्किप दैट सब्जेक्ट। अगर ये इजी है तो कोई बात नहीं, आप इसको कर लीजिए, मगर अगर डिफिकल्ट है तो आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो इसी तरह जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, उसके अंदर आप, कई लोग ऐसा सोचते हैं यार मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। मगर ये तो देखिए कि इसका वेटेज क्या है। अगर इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, अगर ये अकेला 22 क्वेश्चंस लेके आ रहा है आपके एग्जाम में, तो आपको इसको छोड़ना क्या, आपको इसको करना ही पड़ेगा। अगर इसको छोड़ दिया तो आपका एग्जाम गया। इसीलिए सिलेबस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ लिखित बातें देख लेते हैं। ट्राई टू फाइंड द
ऑफिशियल सिलेबस, चेक द वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का वेटेज आप अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो फिर आप इंटरनेट पे किसी डेटा को यूज करके निकाल लीजिए। और ओवर स्टडी मत कीजिए लो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को, स्टडी कीजिए बट डोंट ओवर स्टडी इट। ओके, तो ये सिलेबस की बात थी। allocate the time for each subject in months और weeks। आप इस वेटेज के हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए मंथ्स और वीक्स में टाइम अलॉट कीजिए कि मुझे एक हफ्ते में एक टॉपिक पढ़ना है या फिर हमें एक महीने में एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह से डिवाइड करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्टडी मटेरियल। अब सिलेबस आपने पढ़ लिया कि आपने ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, अब आपको उनको पढ़ना कहाँ से। तो इसका सबसे सही और सबसे स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, जो आप लोग सब करते भी होंगे आई एम श्योर, कंसल्ट टू एक्सपीरियंस्ड पीपल। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो टीचर्स हैं किसी स्कूल के, कॉलेजेस के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, इंपॉर्टेंट, जिन्होंने क्लियर किया है इस एग्जाम को, उनसे आप कंसल्ट कीजिए कि हमें किस तरह का स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए। अब जनरली कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टडी मटेरियल बहुत वास्ट होता है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, उसमें आप कहीं से भी पढ़ लो, वो बात अलग है। पर जो 90% एग्जाम्स होते हैं उनमें स्टडी मटेरियल काइंड ऑफ इट इज फिक्स्ड, एंड ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। एक या दो गाइड्स होती हैं या फिर कुछ मटेरियल होता है जहां से आपका पेपर बनता है। तो ट्राई टू फाइंड दैट वन एंड गो विद द मेजोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ द लोग जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए। अगर आप अपने में अगर कोई एक अलग बुक पढ़ रहे हैं और 90% लोग कुछ अलग बुक पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप सही हो, मान लिया कि आपके हिसाब से पेपर आ जाए, मगर अगर मेजोरिटी के साथ जाएंगे तो ये है कि अगर अगर फेल होंगे तो सारे लोग होंगे। तो अपने आप कट ऑफ कम जाएगी अगर आपकी बुक में से पेपर नहीं आता है तो। मगर रिस्क कम है मेजोरिटी के साथ जाने में। मेजोरिटी के साथ गए तो ये श्योरिटी है कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ होगा, वो सबके साथ होगा, अगर सही भी होगा तो भी सबके साथ, गलत होगा तो भी सबके साथ। तो जिन कोर्सेज में, जिन एग्जाम्स में ये फिक्स्ड नहीं होता कि कौन सी बुक से सिलेबस आने वाला है, तो वहां पे जो मेजोरिटी कर रही है वो करना सही। ऑलवेज प्रोक्योर एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टडी मटेरियल को बनाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए भगवत गीता की तरह है, वो आपके लिए बाइबल की तरह है। उनमें से ही सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस आएंगे। वो कि वो सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने अगर पढ़ लिए, उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर लिया, तो आपका बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हो जाएगा स्टडी मटेरियल का। अब मैं मानता हूं कि आपको सब ये बातें पता होंगी, मगर लोग करते नहीं है। कई लोग होते हैं जो पहले सिलेबस पढ़ने में रह जाते हैं, पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करने में रह जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लास्ट के 3 दिन देते हैं कि हम एक बार ढंग से उसको कर लेंगे। मगर मैं आगे बताऊंगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरह से नहीं करना है। आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं एग्जाम स्टार्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, स्टडी मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए। कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में से सवाल पूछा गया है, और क्या वो जो सवाल पूछे गए हैं, जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ उसमें वो कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। तब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर पाएंगे स्टडी मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप थियोरिटिकल स्टडी मटेरियल तो ले ही आइए जिसमें थ्योरी लिखी हो, जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, मगर उसके साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का स्टडी मटेरियल, कुछ बुकलेट, कुछ गाइड बुक ऐसी चाहिए जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, हंड्रेड्स थाउजेंड्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अब आती है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज की बात। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में सबसे ऊपर आता है टर्म जिसको बोलते हैं हम कट ऑफ। बहुत ही फेमस टर्म है। कट ऑफ का सिंपल मतलब होता है पासिंग मार्क्स, या फिर एक सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबको पता है, एवरीवन नोज। अब एनालाइज कीजिए, दो एग्जाम्स का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम की कट ऑफ है 87 आउट ऑफ 100, यानी 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, कट ऑफ वाज 87 एंड द टाइम ऑफ एग्जाम वाज 60 मिनट्स। दूसरा एग्जाम हुआ जिसकी कट ऑफ थी 95 आउट ऑफ 400 एंड उसका टाइम था 3 आवर्स। अब इन दो एग्जाम्स के अंदर डिफरेंस क्या है? इन दो एग्जाम्स की अगर आपको तैयारी करने के लिए बोला जाए तो आप क्या सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे या फिर अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? ऑफ कोर्स जो पहला एग्जाम है जो आपको दिख रहा है 87 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस वाला, उसमें साफ ये पता चलता है कि ऐसा एग्जाम है जिसमें क्विक क्वेश्चंस होंगे। 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्लस आपको पूरे के पूरे 100 सॉल्व करने हैं, तब आपका सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि
लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसमें आपको कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन लिखना पड़े, देख के फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह का नेचर है पेपर का। पेपर थोड़ा इजी भी बना है तभी कट ऑफ इतनी हाई है। और रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये है कि ऐसे पेपर्स में जनरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, और एक ही टाइप के क्वेश्चन पे वो स्टिक रहते हैं पेपर। पिछले साल भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो इस साल भी उसी तरह के क्वेश्चंस आए। दूसरा जो एग्जाम है जिसका 95 आउट ऑफ 400 कट ऑफ है, उसका नेचर काफी टफ क्वेश्चंस का है, जिसके अंदर सॉल्यूशन बहुत करना पड़ेगा, टाइम बहुत लग रहा है। तभी 3 घंटे में आप सिर्फ 1/4 पेपर ही सॉल्व कर पाए, 1/4 पेपर ही आपका सॉल्व करने पे आपका पास हो गए। तो इसका मतलब है लंबे सॉल्यूशंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। उसके अंदर आपको डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डीप में ना डीप में स्टडी कीजिए, ना डीप के सॉल्यूशंस में जाइए। सिर्फ सिर्फ फटाफट हो सकने वाली इंफॉर्मेशन यूज कीजिए, फटाफट जो एक फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया वैसे टेक्निक यूज कीजिए, या फिर ज्यादा लेंदी आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पूरा पूरा सॉल्यूशन करने के लिए, ढंग से कॉन्सेप्ट्स को अंदर तक समझने के लिए। और आई मीन दोनों में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप उस एग्जाम को ढंग से एनालाइज कर सकते हैं। तो कट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि भाई ये ऐसा कट ऑफ हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे, आप फटाफट उसको Q&A में लिख दीजिएगा। वी विल डिस्कस इट इन द एंड, ओके। उसके बाद आती है बात रिवीजन की, जो बहुत ही फेमस चीज है। लोग सब बोलते हैं रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे पोल्स के थ्रू, कि आप रिवीजन कब करते हैं, कैसे करते हैं? ओके, लॉन्च कर रहा हूँ इसे। क्या आप कोर्स कंप्लीट करने पे रिवीजन करते हैं, रिवीजन हर टॉपिक का करते हैं, या लास्ट में टाइम बचता है तो करते हैं, या फिर आपका कोर्स ही खत्म नहीं हो पाता? ओके, मिक्स्ड सा रेस्पॉन्स है, मगर मैक्सिमम लोगों का साथ ऐसा होता है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद में लोग रिवीजन चालू करते हैं, या फिर लास्ट में जो टाइम बचता है तब रिवीजन चालू करते हैं। पहले अगर आपके पास में 8-9 मंथ्स का टाइम है तो आप वो 8-9 मंथ्स में से 8 महीने आप कोर्स में लगा देते हैं, फिर लास्ट के 1 महीने रिवीजन पे लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो लोग नहीं करते अच्छी बात है, जो लोग हर टॉपिक के बाद में रिवीजन करते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर जो लोग एंड में रिवीजन करते हैं वो बहुत डेट्रीमेंटल है। मैं क्यों है मैं आगे समझाता हूँ। जैसे एबिंगहॉस नाम के एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर कुछ लोगों ने देखा हो। वापस समझा देता हूँ पूरी बात। एबिंगहॉस ने क्या किया, ही ट्राइड टू टेस्ट हिज माइंड। उन्होंने अपना माइंड टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, रैंडम कुछ दूसरी XYZ लैंग्वेज के कुछ 50 वर्ड्स को उन्होंने मेमोराइज किया, जिसका उनको कोई आइडिया नहीं था क्या है कैसे है। उनको मेमोराइज किया 50 वर्ड्स को, और उन्होंने ये देखा कि वो कितना टाइम तक उन्हें याद रख पाते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि विद इन 18 मिनट्स वो 50% चीजें भूल गए। फिर उन्होंने फिर से उसको मेमोराइज किया, फिर देखा कि एक दिन बाद में उन्होंने 70% चीजें याद थी। फिर तीसरी बार मेमोराइज किया, फिर देखा कि 7 दिन बाद में उनको 80% चीज याद। और फिर से थर्ड रिपीटेशन करने के बाद में जो भूलने की रेट है, फॉरगेटिंग रेट है, वो कम होती गई। जो फॉरगेटिंग कर्व है वो फ्लैट होता गया, और 5-6 बार रिवीजन करने के बाद में तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट सा हो गया, और ऑलमोस्ट 100% चीजें उन्हें याद रहने लगी। मतलब उन्होंने 5 रिपीटेशन किए किसी चीज के, तब उन्हें याद हुआ। तो अपने आप में डिप्रेस नहीं होना है। जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हमें रिवीजन करते समय हमें ये महसूस होता है कि हम सब भूल गए हैं, और रिवीजन को अवॉइड करने का यही रीजन है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रिवीजन नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज दे आर अफ्रेड, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार रिवीजन जैसे ही हम करने बैठेंगे हमें डर लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, और हम सब भूल चुके हैं, और हमें और टेंशन हो जाएगी। और जब लोग करते भी हैं तो होती भी है टेंशन। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन करना करते समय ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूलना इज ह्यूमन थिंग, स्वाभाविक है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक बार आपने कोई चीज पढ़ी तो आप एक ही दिन में
जैसे एबिंगहॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, आप एक ही दिन में 50% आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाएंगे। तो आप आधी चीजें वैसे ही जब भूल रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। आपको बस उसे फिर से रिवाइज करना है, एकदम नए सिरे से। आपको ये समझना है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, फिर से पूरा पढ़ता हूँ, फिर तीसरी बार फिर से पूरा पढ़ता हूँ, चौथी बार फिर से पूरा पढ़ता हूँ। अब हर एक रिपीटेशन में जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ाते रहिए। पहली बार रिवीजन तो बहुत जल्दी कर लीजिए, सेकंड रिवीजन थोड़ा एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद कर लीजिए। अब सवाल ये आता है कि हमारा तो भाई एक ही बार कोर्स कंप्लीट नहीं होता, अब हम चार चार बार, पांच पांच बार रिवीजन कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत सही चीज है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ में कि कोर्स इतना लेंदी है, टाइम नहीं मिलता। तो इसका सॉल्यूशन है जो मैंने खुद किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप और बेटर तरीका आपके पास हो तो आप वो यूज कर लीजिए। जो मेरा तरीका था वो क्या तरीका था, आई यूज टू मेक अ आउटलाइन ऑफ ईच सब्जेक्ट। पूरा एक सब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास सपोज कीजिए 15 सब्जेक्ट्स थे, तो 15 सब्जेक्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट के मैंने 1 या 2 पेजेस में पूरी समरी बना दी, जैसे हम नोट्स बनाते, फर्रे बनाते हैं, एकदम छोटा छोटा लिख के, केवल की पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक टॉपिक का मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। जरूरी नहीं है कि ये केवल टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए हो, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके भी आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, मैंने बनाए भी हैं। तो उसके भी आप इस तरह से नोट्स बना लेते हैं। 1 या 2 पेपर में, कोई लेंदी सब्जेक्ट है तो 3 या 4 पेपर में आप पूरे पूरे उसके जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं, उसको आप उसके मेन पॉइंट्स को कवर कर लीजिए। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं तो वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो पॉइंट वाइज उसको लिख लीजिए। इस तरह से लिखने के बाद में ये 2 पेपर बन गए आपके पास। अब 15 सब्जेक्ट हैं तो 30-35 पेपर बन गए। इन 30-35 लूज पेपर की एक फाइल बना लीजिए जो आपके पास हमेशा रहेगी। अब आपको करना क्या है, आपको बस प्लानिंग करनी है कि जैसे ही आपको टाइम मिला, 5 मिनट का टाइम मिला, 10 मिनट का टाइम मिला, आप ट्रेन में ट्रैवल, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप खाना खाने के बाद में 5 मिनट बैठे हैं फ्री में, तो इस तरह के फ्री टाइम्स में यू शुड मेमोराइज, रिवाइज दिस सब्जेक्ट। और जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा रिवीजन, पूरे कोर्स का रिवीजन करें। आप केवल इन पेपर्स को यूज करके रिवीजन करेंगे तो आप यू विल रिकॉल एवरीथिंग। जैसे ही आपने एक पॉइंट पढ़ा, मेन पॉइंट, तो उसके आसपास की चीजें आपको अपने आप रिकॉल होती रहेंगी, और इस तरह से आप फटाफट क्विक वे में रिवीजन कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स को समराइज कर लीजिए, 10 बार, 20 बार, इवन 30-30, 40-40 बार भी रिवीजन करना पॉसिबल है इन पेपर्स को यूज करके। सो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कई सारे लोग करते भी होंगे, फॉर्मूला, इक्वेशन रटने वाली चीजें, बायोलॉजिकल नेम्स, सिटीज की कैपिटल्स, इस तरह की चीजें जो होती हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको लिख के वो दीवार पर चिपका देते हैं, ताकि आते जाते, सोते जागते, उठते बैठते, जैसे ही उठते हैं एक बार बस सामने एक रट्टा मार लिया। तो जो रट्टा मारने वाली चीज है, उसको आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी वो याद होगी। और उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाना जरूरी। तो इस तरह का सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या क्या करना है वो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। रिवीजन बताया मैंने, उससे पहले मैंने बताया कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। इस इसी लिंक में एक और चीज आती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अब क्या होता है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कब करते हैं, इसका जवाब भी एक पोल के थ्रू आप मुझे दीजिए। मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब करते हैं। क्या सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो जाता है तब आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, या पूरा कोर्स खत्म हो जाता है तब करते हैं, या फिर ईच स्मॉल टॉपिक के बाद करते हैं, या फिर टाइम मिलता है तो करते हैं। ओके, सो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट खत्म होता है तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। अब मुझे आप खुद सोचिएगा, अगर मेरी बात आपको सही लगे तो मुझे ये बताइएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते समय एक मतलब नेगेटिव फीलिंग आती है लोगों को कि जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होते हैं फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को पढ़ के, तो जनरली वो सॉल्व नहीं होते हैं, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम एज अ टेस्ट कंसिडर कर लेते हैं।
और उससे हमारा मोरल, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो इस चक्कर में भी लोग कई बार उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना करें। ओके, इज इट ट्रू? या फॉर मेनी पीपल इट इज ट्रू, फॉर मेनी पीपल इट इज नॉट ट्रू ऑल्सो। मगर जनरली ऐसा होता है कि पहली बार में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहली चीज तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट फॉर टेस्ट। वो आपके टेस्ट करने के लिए नहीं है कि जो आपने टॉपिक का थ्योरी पढ़ा है या फिर आपने कोई चीज समझी है उसको टेस्ट करना है, नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक साइंस का टॉपिक पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने एक पढ़ा, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़े, तो उसको पूरी तरह से समझने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें करिकुलम में शामिल है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब तक आप करेंगे नहीं उस टॉपिक के, तब तक वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको हर एक टॉपिक जब आपका खत्म होता है, या फिर आप टॉपिक जब एक टॉपिक पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद आप उसके 10 या 15 क्वेश्चंस आप किसी क्वेश्चन बैंक से निकाल कर, या फिर आपके जो डेली, जनरली जो लोग कोचिंग में जाते हैं उनको डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी देते हैं, कुछ मटेरियल देते हैं, उसमें से निकाल कर आप 10-12 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि उसको बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसमें मतलब टाइम देख रहे हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा नहीं। इत्मीनान से 10 क्वेश्चन कीजिए, 1 घंटे में कीजिए, मगर उनको हर एक क्वेश्चन के अराउंड चारों तरफ, एक क्वेश्चन आपने किया है तो उसके चारों तरफ सोचिए, उस टॉपिक को एनालाइज कीजिए कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया तो किस तरह से बनाया गया है, और अगर ये क्वेश्चन आया है और मेरे से ये नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक के अंदर मुझे और क्या एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए, उस टॉपिक की एडिशनल चीजें पढ़िए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, तब आपका वो टॉपिक कंप्लीट होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो एक सोर्स है आपका, जो कोचिंग है, वहीं से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो। उस टॉपिक के जब आप क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे या फिर अटेम्प्ट करेंगे, जरूरी नहीं है उसको सॉल्व करना। रिमेंबर कि जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज नॉट योर एग्जाम या फिर मॉक टेस्ट तक नहीं है, वो बस प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन में तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन को आप ऐसा समझिए कि वो आपकी तैयारी करवा रहे हैं, उनको यूज करके आप टॉपिक को और स्ट्रेंथन कीजिए, तब आपको अच्छे से उस टॉपिक का नॉलेज मिलेगा। और इस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप 10 सॉल्व कर लेंगे, चाहे 2 घंटे में करें, उसके बाद में आप देखिएगा व्हेन यू डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन इन रियल, जब आप रियल में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बैठेंगे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। अगर आप सिर्फ पूरा चैप्टर पढ़ के आप सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, तो आपसे 50% या 20% क्वेश्चंस भी एक पहली बार में तो सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन अलग चीज होती है, थ्योरी अलग चीज होती है। आपको क्वेश्चंस करने के लिए पहले क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि वो कैसे पूछे जाएंगे, किसी टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, उसको जानने के लिए साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंटीग्रेट करके ही पढ़ना चाहिए। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ लिखी हुई बातें बता देता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहली बार टॉपिक पढ़ते समय कुछ कीजिए, उसके बाद में उस टॉपिक को जब आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें तो उसके हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। उससे होगा ये कि आप हर टाइप के, उस टॉपिक में से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे आप कवर कर लेंगे, और वो सब आप जब कवर कर लेंगे तब आप एग्जाम के अंदर अफ्रेड नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जनरली आपने उसको कवर कर लिया है, वो कहीं ना कहीं आपने दिमाग में रख रखा है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के उस टॉपिक के सॉल्व कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके लिए मैंने बता दिया, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। उन्होंने ओपनली कह दिया है कि ये है पिछले साल के क्वेश्चन, और मैं तो कहता हूँ सारे क्वेश्चन रट के चले जाइए कि इसका आंसर क्या था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चंस वैसे के वैसे रिपीट हो जाते हैं, वैसे के वैसे रिपीट नहीं होते, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वैल्यूज में चेंज हो जाता है या फिर थोड़ा पैटर्न में चेंज हो जाता है, और वैसे के वैसे आ जाते हैं। पर इससे आइडिया ये लग जाता है कि क्वेश्चन का पूरा सीक्वेंस क्या होगा, किस किस मॉडल में क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, तो बहुत जरूरी है। और हर छोटे टॉपिक को स्टडी करने के बाद में इमीडिएटली आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक बोनस चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ जनरल स्टडीज वालों के लिए। जनरल स्टडीज जनरली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या अदर यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सॉरी, तो उनके लिए जनरल स्टडीज को पढ़ना तो इम्पोर्टेंट होता ही है, मगर यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ
जिनका जनरल स्टडीज एक साइड एलिमेंट है जो कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स को कवर करता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज वगैरह में तो एक मेन मतलब मेन जनरल स्टडीज ही मेन है, वो उसके बिना तो पार पड़ेगी नहीं, वो आधे से ज्यादा टाइम तो वही खाता हूँ। मगर जो लोगों के लिए जैसे जनरल स्टडीज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है जो 10-15% मार्क्स को कवर करता है, वो लोग क्या करते हैं जनरली जनरल स्टडीज को अपने अपने मेन कोर एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, जनरल स्टडीज को एंड के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में जीएस पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जीएस क्या है, एक ट्रिकी सब्जेक्ट इसलिए है कि लोग समझते हैं कि इसको याद रखना है या इसको रटना है, जबकि ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको जनरल स्टडीज को, नॉलेज को अपने अंदर पूरा बसा लेना है। जब आप अपने अंदर बसा लोगे जनरल स्टडीज को, तब आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जीएस ऐसी चीज है जो एक बार आपके अंदर घुस गई ना तो अपने आप बढ़ती जाती है। तो उसको उसका तरीका क्या है, अपने चारों तरफ के डायमेंशंस को खुला रखो और हर जगह से नॉलेज लेते रहो। दिमाग में कोई भी चीज आई, कोई भी चीज किसी ने डिस्कस की, दो लोगों ने बातें की, तो उसके रिलेटेड चीजें उसको सोचो कि अच्छा ये बात हो रही है अभी, ये रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, तो रशिया यूक्रेन का मामला क्या था यार, एक बार गूगल करता हूँ। इस तरह का आप एटीट्यूड रखो, कोई भी चीज में क्यूरियोसिटी डेवलप करो और गूगल करने की आदत डालो, सर्च करने की आदत डालो, पूछने की आदत डालो, जानने की आदत डालो कोई भी चीज को। तो जब इस तरह का आप टेम्पर डेवलप करोगे, क्यूरियोसिटी वाला टेम्पर, तो अपने आप जनरल स्टडीज आपको आने लग जाएगी। और डे वन से जिस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, डे वन से जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन चालू हो जाती है। आप करंट अफेयर्स पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वो अलग चीज है, वो तो पढ़ना ही है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप एक न्यूज पढ़ते हो, कोई चीज, जैसे G20 की कोई न्यूज आई सपोज। अब G20 की न्यूज आई, मोदी जी G20 के अंदर इस बार इंडिया में हो रहा है, इंडिया होस्ट करेगा G20, इस तरह का न्यूज है, आपने पढ़ा। मगर G20 होता क्या है, उस चीज को सर्च करो गूगल पे। जब न्यूज़पेपर में आपने कोई चीज पढ़ी तो उसके अराउंड चीजों को जानने की कोशिश करो। तो उस तरह से जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आप जनरल स्टडीज को और बेटर वे में समझ पाएंगे, और धीरे धीरे होगा ये कि आपका अपने आप इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी कुछ लोगों का कुछ लोगों का ऐसा भी होता है जिनको पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, जीएस पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको अभी तक उन्होंने नॉलेज नहीं लिया किसी भी चीज का। जब नॉलेज लेना चालू कर देते हैं, उसके बाद में ऐसा होता है अपने आप ही बढ़ता जाता है वो नॉलेज, और इच्छा होने लगती है कि यार ये चीज मुझे नहीं पता है। आप अपने आप हर एक न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना चालू कर देते हैं, उसको एनालाइज करना चालू कर देते हैं। ओके, सो ये जीएस की एक एडिशनल टिप थी मेरे लिए। इसके बाद आती है मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन में कई सारी चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपका डोमेन है। और मेंटल प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है टाइम टेबल। Just a second, sir. हम्म। Sir, can you या close the chat for everyone? क्लोज द चैट। Yeah. Like, can you disallow the people to chat with everyone and just keep it to host and panelists? पैनलिस्ट कैन चैट, ओके, अटेंडीज कैन चैट विद होस्ट एंड पैनलिस्ट, ओके। Yeah. ओके, अंडरस्टूड। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, मेंटल प्रिपरेशन की। मेंटल प्रिपरेशन में कई सारी चीजें आती हैं, लोगों का फोकस, लोगों की तैयारी, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, डिप्रेशन, ये सारी चीजें मेंटल प्रिपरेशन से रिलेटेड है। और माइंड को प्रिपेयर करना, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो माइंड को मोटिवेटेड रहने के साथ साथ में डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, और उस डिसिप्लिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम टेबल। आई एम श्योर हर एक टीचर ने, हर एक पेरेंट ने, सभी ने स्कूल में, कॉलेजेस में आपको जरूर बोला होगा कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, उसके साथ स्टक रहो, उसको फॉलो करो। आई एम श्योर। मगर एक्चुअल में, रियलिटी में ऐसा हो नहीं पाता है। तो कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने की। आपको अगले दिन के लिए क्या करना है, उसका एक रात पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल क्या करना है उसका एक दिन पहले आप ढांचा तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे का आपने बना लिया, वो तो बना ही लो, बहुत अच्छी बात है, मंडे टू फ्राइडे का आपने टाइम टेबल बना लिया। मगर आपने एक दिन पहले फिर से आपको सोचना है कि कल मेरे को सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या पढ़ना है ये हो गया। अब सपोज कीजिए आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने वाले हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। सब सुबह 6 बजे मैं उठ के पढ़ता था। तो सब सुबह 6 बजे मैं उठता था, ठीक है, उसके बाद में मैं सोचता था
कि आज मैं क्या पढूं, 2 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। तो जब मैं सोचता था कि मैं क्या पढूं, तो मैं वापस सो जाता था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक रात पहले ये डिसाइड करना चालू किया कि मैं क्या पढ़ूंगा, और उसकी बुक जो थी, उसकी कॉपी बुक, जो मटेरियल है, उसको मैं टेबल पे, डेस्क पे पूरा ओपन करके जिस पेज से पढ़ाई करनी है वो चालू करके सोता था। तो जैसे ही सुबह 6 बजे मैं उठता, मुझे सामने खुली हुई मिलती चीज, और फिर मैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता। तो ये होती है तैयारी, जब आपके दिमाग को सुबह सुबह पेन ही नहीं लेना पड़ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है, मेरे सामने है सुबह 6 बजे उठना है, ये पढ़ना है। तो ये होती तैयारी। दूसरी चीज है कि 6.5 टू 7.5 आवर्स की स्लीप आपको हर दिन लेनी है। ओके, स्लीप में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि रात को बहुत देर देर तक पढ़ना है। अगर रात में आप पढ़ने की आदत है तो कोई बात नहीं, तो अकॉर्डिंगली आप दिन में फिर उस स्लीप को पूरा कीजिए। कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, दैट इज एज पर योर चॉइस, मगर स्लीप लेना जरूरी है। ऑलमोस्ट आपकी फिक्स्ड एक रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन रात में ज्यादा जग लिए, एक दिन रात में जल्दी सो गए। अगर रात में ज्यादा जग रहे हैं तो रात में ही जगते रहिए। ईटिंग का, स्लीपिंग का, स्टडिंग का एक ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए। उसी शेड्यूल में आपको जनरली काम करना है। कभी कभी मिस हो जाता है, वो अलग बात। हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए बाहर जरूर जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो 5:30 से 7:30 का जो शाम का टाइम होता है, दैट इज वेरी डिप्रेसिंग इफ यू आर एट होम इन इवनिंग। तो इवनिंग में पॉसिबली अगर हो सके तो बाहर जरूर जाइए, दोस्तों से बातें कीजिए, टहलिए गार्डन में, शॉपिंग करने चले जाइए, डजेंट मैटर। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है पसंद तो वो कर लीजिए, मगर शाम को बाहर जरूर जाइए, खुली हवा का आनंद लीजिए। हाफ आवर टू 1 आवर आप लीजर एक्टिविटी के लिए निकालिए, टीवी देखिए, यूट्यूब, सोशल मीडिया को यूज कीजिए। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं मानता, अनटिल अनलेस उसमें बहुत ज्यादा टाइम लोग दे रहे हो। ठीक है, सोशल मीडिया इज हैज नाउ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो लोग उसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि अनइंस्टॉल ही कर दिया, अनइंस्टॉल कर दोगे तो वापस इंस्टॉल कर दोगे, मगर उसको कंट्रोल्ड वे में आधे घंटे के लिए आप यूज कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोगों ने कोई कई सारी एप्स भी ऐसी आती हैं जो आपके इंस्टाग्राम को और टाइम को मॉनिटर करती हैं और आधे घंटे बाद में उसको लिमिट कर देती हैं, तो वैसा कुछ यूज कीजिए, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। टाइम ऑफ स्टडी मैटर नहीं करता। अगर आप 4 घंटे पढ़ के कोई चीज समझ सकते हैं, कोई इंसान 6 घंटे पढ़ के, कोई 2 घंटे पढ़ के, तो आपके ऊपर है। मगर इफेक्टिवनेस मैटर करती है। अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई की तो पूरे 2 घंटे वो पढ़ाई में ही लगे, वो चीज मैटर करती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपके सामने मोबाइल नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो आपके पास में साइड में कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव चीज नहीं खुली होनी चाहिए। कोई मूवी का टैब खुला है या फिर कुछ ऐसा खुला है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। ये आगे मैं बताऊंगा जब मैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात करूंगा। ओके, सेट रियलिस्टिक टारगेट्स सो यू कैन अचीव देम। अब आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने सपोज कीजिए कि ये डिसाइड किया कि कल मैं एक चैप्टर पूरा खत्म कर दूं, मगर पॉसिबल नहीं है एक दिन में आपके लिए खत्म कर पाना। तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे अगले दिन, और अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपको एक सेटबैक मिलेगा। आप थोड़ा डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे, और आपको उसके अगले दिन के लिए आपको लगेगा कि अब ज्यादा काम करना। तो माना कि आप पीछे लैग कर रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस होगा, मगर एक दिन में आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा कम ही टारगेट रखिए, ताकि आप उसको ओवर अचीव किए। आप कम टारगेट रख के उसको ज्यादा अचीव करेंगे तो आपको एक मोरल बूस्ट होगा आपका, और आपको अच्छी फीलिंग आएगी। और अच्छी फीलिंग आना बहुत जरूरी है इस डिफिकल्ट टाइम में। अच्छी फीलिंग लाना बहुत डिफिकल्ट भी होता है। तो इसीलिए रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए जो आप अचीव कर सकते हैं। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही टारगेट आप सेट कीजिए, और उससे ज्यादा अचीव करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए मजे की बात होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप फटाफट से मुझे क्वेश्चन आंसर में टैब में पूछ सकते हैं, मैं लास्ट में बात करूंगा। आती है कंसंट्रेशन की बात। जापान में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं क्यूके, जो ये लोग माइक्रो ब्रेक्स लेते हैं बीच बीच में। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए एक बहुत अच्छी टिप है, मैं आपको देता हूँ कि अगर आप 25 मिनट स्टडी करते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, मगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 5 मिनट का ब्रेक मतलब 5 मिनट का ब्रेक। दिस इज अपने आंखों को, अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है मेरे लिए, पावर नैप।
सभी के लिए नहीं होती है, सब लोग ये नहीं कर सकते, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं। दिन में जो लंच के बाद का टाइम होता है उसमें जनरली इंसान थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर आप 15 मिनट्स की मैक्सिमम एक नींद ले लेते हैं तो वो आपको रिजुविनेट कर देती है। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। हमारे जैसे हम कंप्यूटर हम यूज करते हैं, तो कंप्यूटर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस। एक होती है रैम, एक होती है रोम या फिर हार्ड डिस्क आपकी जो होती है। तो पहले कोई भी चीज जो होती है वो सेव होती है टेम्परेरी मेमोरी में, रैम में, और फिर उसे हम जब सेव करते हैं परमानेंटली तब वो हार्ड डिस्क में सेव होती है। तो इसी तरह हमारे माइंड में भी चलता है। हमारे टेम्परेरी मेमोरी में कोई चीज सेव होती है और उसको जब हमारा ब्रेन रेस्ट में होता है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, तो वो उसको परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। अब अगर आप एक पावर नैप ले लेंगे दिन में, तो वो जो सुबह तक की जो टेम्परेरी मेमोरी थी वो खाली हो जाएगी और उसको एक रेस्ट की फीलिंग आएगी और फिर से आप एकदम रिफ्रेशिंग फील करेंगे। इसीलिए नींद लेना जरूरी होता है। मगर कई लोग होते हैं जिनको पावर नैप लेने के बाद में भी नींद आती है। तो ये चीज जो है ये हैबिट के थ्रू आती है और आपको 1 वीक 2 वीक लग सकते हैं पावर नैप को अपने हैबिट में इंकलकेट करने के लिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अलार्म्स लगाइए, अलार्म्स लगा के सोइए कि आप 15 मिनट में उठ जाएं। और उसके बाद में बाद में भी अगर आपको लगता है कि पावर नैप इज नॉट फॉर यू, देन यू कैन स्किप इट ऑल्सो। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, हर एक इंसान के लिए पावर नैप नहीं है। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं आती है। सो गिव इट अ ट्राई। 1-2 वीक आप इसको जबरदस्ती कीजिए। इट इज अ वेरी गुड थिंग इफ यू कैन अचीव इट। ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? हम कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, विच आर वेरी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस, उनको हम जानबूझकर स्टार्ट करने से कतराते हैं, डिले करते जाते हैं जब तक तब तक एंड में डेडलाइन नहीं आ जाती है कि नहीं? बताइए चैट में अगर आपके साथ होता है। इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने कोई कोर्स पढ़ना है, कोई नया चीज स्टार्ट करनी है, और आप सोच रहे हैं आज नहीं यार, शाम को करता हूँ, फिर शाम को नहीं यार कल सुबह करता हूँ, कल सुबह नहीं यार कल शाम को करता हूँ। इसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये क्यों होता है, पहले इसको समझते हैं। हमारे माइंड में अ, दो तरह के लोग रहते हैं, ये समझ लीजिए। एक है अल्बर्ट, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, साइंटिस्ट है, बहुत ही बूढ़ा है, समझदार है। एक अडल्ट है, सही डिसीजंस लेता है, उसको ये पता है कि आपके लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। वो है अल्बर्ट। मगर उसके साथ में एक चाइल्ड डायनासोर है जिसका नाम है रेक्स, जो जिसको मस्ती करना पसंद है, खेलना कूदना पसंद है, जो एकदम बच्चा है, जिसमें बचपना है, जो एंजॉय करना चाहता है लाइफ। अब ये जो रेक्स है, ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ना पसंद नहीं है, मगर इसे जो चीज दिखती है वो चीज उसे पसंद आ जाती है। ये माइंड को, आपके माइंड को कंट्रोल करने वाला अल्बर्ट नहीं है, आपके माइंड को कंट्रोल करने वाला है रेक्स। और जो ये करता है उसी के हिसाब से हमारा माइंड चलता है। अब अल्बर्ट जो है वो बेचारा जानता है कि आपके लिए क्या करना सही है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता, वो बेबस है, लाचार। ठीक है। तो अब इसको अल्बर्ट को क्या करना पड़ेगा? अल्बर्ट को अपने इस रेक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, बहलाना फुसलाना पड़ेगा। बच्चों को कैसे हम बहला फुसला के पढ़ने में लगाते हैं और फिर उनको इंटरेस्ट डेवलप होता है, उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। अपने आप के बचपने को आपको समझाना पड़ेगा। तो वो आप ही को करना है, वो कैसे करना है ये देखिए। ओ सॉरी। सबसे पहली चीज तो रेक्स के लिए कंफर्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपका जो रेक्स है वो अगर हंग्री है, टायर्ड है, स्लीपी है, वो काम नहीं करेगा। उसको खाना खिलाओ, उसको थकान से दूर करो, उसकी नींद भगाओ, तब वो काम करेगा आराम से। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। अगर बच्चा है, बच्चे को कोई खिलौना दिख जाता है तो उसके साथ खेलने का मन करेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए आपको अगर मोबाइल दिख जाता है, आपके पास में टीवी चल रहा है, या कोई ऐसी डिस्ट्रैक्टिव चीज आपके पास में पड़ी है जिसका आपको बहुत शौक है, तो आपको मन करेगा कि आप वो चीज करें। ठीक है। सो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चीजों को अपने से दूर रखिए। ठीक है। तब रेक्स जो है उसको कुछ नहीं दिखेगा, तब वो एक चीज में फोकस करेगा। तीसरी चीज है फोर्स अ स्टार्ट। जो रेक्स है उसकी एक और खूबी है कि वो अगर कोई एक चीज स्टार्ट कर देता है तो फिर वो उसको कंटिन्यू रखता है, उसको चेंज नहीं पसंद। जो चीज वो कर रहा है उसमें चेंज नहीं पसंद है। तो इसीलिए
कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करके 5 मिनट के लिए सरवाइव कर लो। 5 मिनट अगर आपने सरवाइव कर लिया तो फिर आप उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लो। चौथी चीज है वर्क रिवॉर्ड रूल। आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपने बचपन को, आपके अंदर जो रेक्स है, बच्चा है, उसको आप एक इंसेंटिव दो। आप क्या इंसेंटिव दोगे कि अगर आपको कोई फन चीज करनी है, कोई मूवी देखनी है, कोई टीवी सीरीज देखनी है, बाहर जाके खेलना है, कुछ भी करना है, एंटरटेनिंग करना है, तो आप पहले ये टास्क कंप्लीट कर लो। छोटा सा टास्क दो कि आप ये टॉपिक पढ़ लो या ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वर्क किया उसके बाद में रिवॉर्ड लिया, वर्क किया उसके बाद में रिवॉर्ड लिया। उल्टा नहीं करना है कि पहले तो रिवॉर्ड ले लिया फिर अब वर्क कैसे करें इसकी टेंशन। तो जब आप इंसेंटिव दोगे ना अपने आप को कि यार मैं ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ और फिर मैं जाके मैं एक एपिसोड देखूंगा अपनी फेवरेट टीवी सीरीज का, तो मजा आएगा और फिर वो अपने आप आपका माइंड जो है ना मोटिवेट होके काम करने लगेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इस वर्क रिवॉर्ड रूल को आप जरूर अपने हैबिट्स में डालिए, इससे बहुत फायदा होगा। सो एक चार्ट भी मैंने आप यहाँ बनाया है छोटा सा कि ये पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और ये टाइम है। तो जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, जब डिले करते हैं, तो इनिशियली पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी बढ़ती हैं, आपको अच्छा लगता है, मगर लॉन्ग टर्म में आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स कम होती जाती हैं। जैसे जैसे आपको स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, डेडलाइन का प्रेशर आता है कि 3 दिन में एग्जाम है, 2 दिन में एग्जाम है, 1 दिन में एग्जाम। और जब आप काम करते हैं पहले दिन से ही तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स इनिशियली कम होती हैं, मगर जब डेडलाइन आती है ना तो आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स काफी ऊंची चली जाती है क्योंकि आप बहुत फ्री हो जाते हैं। तो ये इस चार्ट को ध्यान में रखिए और जब भी प्रोक्रेस्टिनेशन का मन करे ना तो ये चार्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक वो रहेगा, ड्राइविंग फोर्स रहेगा ये चार्ट। ऑलराइट। माइंड को ट्रेन करने का एक और चीज है प्रैक्टिस एग्जाम्स। आप प्रैक्टिस एग्जाम्स को ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, और जो टेस्ट सीरीज होती हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, या फिर अब जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको घर पे ही ले आइए और एग्जैक्टली उसी एनवायरनमेंट में, उसी टाइम पे, उसी टाइम फ्रेम में बैठ के एग्जाम दीजिए जिस टाइम फ्रेम में आपका एग्जाम होने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और जब हमने एग्जाम दिया, तब हमारे साथ में उस समय रैंक 2 आई थी आईआईटी जेई में, शुभम तुलसियानी। ही इज फ्रॉम जोधपुर। सो मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड है वो, और उन्होंने मेरे फ्रेंड ने उनके घर पे फोन किया कि भाई शुभम क्या कर रहे हो। तो उनकी मदर ने फोन उठाया और बोला कि अभी वो एग्जाम दे रहा है। वो इंसान रोज कम से कम 1.5-2 महीने तक सुबह 9 to 12 एंड 2 to 5 उसने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया 2 महीने तक, सेम सिटिंग में, एक क्वाइट एनवायरनमेंट में, चुपचाप, बिना किसी डिस्टरबेंस के, मोबाइल के। एक एग्जाम की तरह वो एग्जाम देता था रोज। तो उसने जब रियल एग्जाम दिया ना तो उसको कुछ लगा ही नहीं, उसने लगा कि मुझे एक वन मोर मॉक टेस्ट है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। इतने उसने एग्जाम दे दिए। तो इतने पेपर सॉल्व कर दो कि आपको फिर डर ही निकल जाए पेपर सॉल्व करने का। ये बहुत सही तरीका होता है प्रैक्टिस एग्जाम्स का, एग्जाम का डर निकालने का। मगर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मॉक टेस्ट जनरली टफ होते हैं थोड़े से। जो टेस्ट आपको बाजार में मिलते हैं, टेस्ट पेपर्स जो प्रैक्टिस के या मॉक टेस्ट जो होते हैं, वो थोड़े टफ होते हैं। तो उनको देखकर आपको थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है कि मेरे एग्जाम में इतना स्कोर नहीं हुआ। तो वो उस चीज से डरना नहीं है। जनरली जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें आपके थोड़े से बेटर मार्क्स आएंगे, थोड़ा सा फर्क आपका पड़ जाएगा। इसीलिए आप डरिए मत, आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें पास होते हैं, फेल होते हैं, कोई बात नहीं। अगला मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें पुरानी मिस्टेक्स को रिकवर करने की कोशिश कीजिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रोज दीजिए, 5, 7, 10 पेपर मिनिमम तो दीजिए कम से कम। ठीक है, इतने मॉक टेस्ट, इतने टेस्ट सीरीज में भी 10 टेस्ट तो हो ही जाते हैं। कोई भी आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो प्रैक्टिस एग्जाम्स का पॉइंट ये नहीं है कि आपको इवेल्युएट करना। प्रैक्टिस एग्जाम्स का पॉइंट होता है आपको एग्जाम की हैबिट डालना, कि आपको पेपर कैसे देना है, कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे पेपर पढ़ना है। जो आगे का जो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है, पार्ट 2 जो होने वाला है ना, वो आपको प्रैक्टिस एग्जाम्स में प्रैक्टिस करना है कि कैसे एग्जाम के अंदर हमें अपनी स्ट्रेटेजीज को यूज करना है। तब आप प्रैक्टिस एग्जाम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो ये तो था पार्ट 1।
जिसमें हमने पढ़ा कि एग्जाम की तैयारी करते समय हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। जो हमारा पार्ट 2 होगा कि ड्यूरिंग एग्जाम हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे डिकोड करना है, वो अब हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। अभी हुए हैं 3:01 हुआ है। 5 मिनट में 3:06 पे हम मिलेंगे। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फटाफट।
ओके, तो सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में अभी तक हमने जो बात की थी वो थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, डे 1 से स्टार्ट करके जो 8-10 महीने का हमें टाइम मिलता है, 1 साल का, जो हम प्रिपरेशन में स्पेंड करते हैं। उस दौरान हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, हमने बात की थी, सिलेबस की बात की थी हमने, कैसे हमें मटेरियल, स्टडी मटेरियल को जुगाड़ना है, कैसे हमें जनरल स्टडीज को पढ़ना है, कैसे हमें माइंड को प्रिपेयर करना है, क्या कट ऑफ को कैसे एनालाइज करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन में, उन चीजों की बात की थी। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम। अब क्वेश्चन पेपर इज इन योर हैंड, यू आर इन द एग्जाम हॉल एंड यू हैव नेक्स्ट 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, नेक्स्ट 3 आवर्स टू सॉल्व द पेपर। और उस पेपर को सॉल्व करने के उन 3 घंटे में हमें क्या करना है, उस चीज की हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमें उस चीज को पहले पहले जो मैं समझाऊंगा आपको, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दे दे के उसमें एनालाइज करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आप उसको सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे काम करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है डिकोडिंग द क्वेश्चन पेपर। 5 मिनट आपको जो मिलते हैं, कोई अगर 60 मिनट का भी एग्जाम है, इवन इवन 1 घंटे का भी एग्जाम है, तो आप पहले चाहे 2 मिनट ही लीजिए, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता आप हर क्वेश्चन को पढ़ने बैठ जाए, नहीं। क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को देखिए, सारे इंस्ट्रक्शंस भी सब कॉमन होते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि क्या मार्किंग स्कीम है, कितने मार्क्स हैं, कितने नेगेटिव मार्क्स हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर में, इफ देयर आर 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, कैसे बटा हुआ है। सारे सेक्शंस में जाइए, ये देखिए कि सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के हैं या फिर कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं। ये देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या कुछ असर्शन रीजन होते हैं, या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। सी कि कुछ कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, सरसरी एक नजर आप डालेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जो आपको सरल लग रहे हैं, या फिर ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए जिसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस तो मैं आराम से कर लूंगा। उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में जब आपका ये सब चीज हो जाए तो आप अटेम्प्ट करना चालू कीजिए उन पहले 10-20 क्वेश्चंस को। पहले 10-20 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करें वो ऐसे होने चाहिए जो चुटकियों में आपसे हो जाए। 100 क्वेश्चन को नंबर 1 से नंबर 100 तक करने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कीजिए जो बहुत इजी हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट, उसी से आपको एक एक पुश मिलेगा, और आपके जो अगले 1 घंटा 2 घंटा जो किस तरह से जाने वाले हैं वो आपके माइंड के अंदर एक सेट हो जाएगा, और उस तरह से आपका माइंड काम करना चालू करेगा। अगर पहले ही 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उन 20 में से आपको आधे क्वेश्चन नहीं आए, तो आप वैसे ही आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो अपने मॉरल को हाई बनाने के लिए, अपनी नर्वसनेस को कम करने के लिए, टेंशन को हटाने के लिए ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो इजी हो। और जनरली एग्जाम में ऐसा होता है कि इनिशियली इजी क्वेश्चंस नहीं दिए जाते। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप उठा लेंगे, आपको जनरली इजी क्वेश्चंस पीछे मिलेंगे या बीच में कहीं मिलेंगे। तो आइडेंटिफाई कीजिए, इजी टू टफ आपका अटेम्प्टिंग ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास में 1 घंटा है, यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। तो आपको एक मोटा मोटा दिमाग में आएगा 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, मगर उसमें से आप माइनस कीजिए टाइम 10-15 मिनट्स का। ओएमआर शीट जनरली जो लोग रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं ओएमआर शीट भरते हैं, जो लोग सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं उनके लिए तो नहीं है, मगर उनको भी अपना रीचेक इन के लिए उन सब के लिए एक टाइम चाहिए होता है लास्ट। तो वो लास्ट के 15 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से उस 15 मिनट को हटा के आप अपना टाइम मैनेज कीजिए और क्वेश्चन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सेगमेंट में कि अगर आपको 10 मिनट में इतने क्वेश्चन करने, ठीक है, तो उसके हिसाब से, उस क्लॉक के हिसाब से चलिए। और उस क्लॉक के हिसाब से जब आप चलेंगे तब तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि अनसॉल्वेबल क्वेश्चन जो है, जो बहुत ज्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आपको नहीं आ रहे, उसमें फंसना नहीं है, उनको छोड़ देना है और उनको आगे बढ़ना है, उनको मार्क कर देना है। और डाउटफुल क्वेश्चन लगे तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए एंड रीविजिट अनसॉल्व क्वेश्चंस अगेन। जब आप 1 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन तक आपने सारे एक बार देख लिए, उसके बाद में आप जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको फिर से आप 1 नंबर से चालू करना चालू कर दीजिए। उसके बाद में फिर से कर दीजिए, थर्ड विजिट, फोर्थ विजिट, फिफ्थ विजिट करके आप कंप्लीट कीजिए। और
मैं कई लोग ऐसे होते हैं जो ये मजाक समझ रहे होंगे कि 4-5 विजिट हम कैसे कर सकते हैं। हम 1 से 100 तक जाते हैं, उतने में हमारा टाइम पूरा हो जाता है। मगर टाइम पूरा तब नहीं होगा जब आप उन क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे जो आपको आपको नहीं तुरंत नहीं हो रहे, जो तुरंत देखते ही जो सॉल्व नहीं हो रहा, अगर वो आप स्किप कर देंगे तो आप फटाफट से 100 के 100 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में जब सेकेंड राउंड आप देंगे तो आप देखना कई बार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड होते हैं। एग्जामिनेशन पेपर में दो एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में कई बार छुपा हुआ होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, बाय रिपीटिशन हो जाता है। तो कई सारे क्वेश्चंस वैसे सॉल्व हो जाते हैं। कई सारे ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन करते गए तब आपको चीजें याद आने चालू हो जाती है कि अच्छा इसका ऐसा हुआ करता था, तब आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं रीविजिटिंग के। तो रीविजिट करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर को 3 या 4 बार। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको फटाफट से स्किप कीजिए और उसको आगे रिविजिट कीजिए। और एग्जाम में एक घड़ी जरूर लेकर जाइए अगर पॉसिबल हो, अगर अलाउड है तो। स्मार्ट वॉच तो कहीं अलाउड नहीं होती है, मगर रेगुलर वॉच मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में अलाउड होती है। आजकल कुछ जगह बंद हो गई है, मगर अदरवाइज अगर आप पॉसिबल है तो वॉच जरूर लेके जाइए। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्लॉक है उसका यूज कीजिए अगर मिले तो। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। ओके, अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। एक सैंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा दिखता है, इसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4। अब थोड़ी सी मैथ समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, कि मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्या रोल होता है। 4 अगर ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑप्शन सही होगा? 25% चांस है कि ए इसका आंसर होगा, 25% चांस है कि बी आंसर होगा, 25% चांस है कि सी होगा, 25% चांस है कि डी होगा। अब अगर आपके क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम ये है कि अगर राइट आंसर है तो +3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग आंसर है तो -1 मार्क्स होंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, जो जनरली सब एग्जाम्स में होती है, जो कॉम्पिटिटिव नेचर के हो। तो अगर इस तरह की +3 -1 मार्किंग स्कीम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और सपोज कीजिए आपने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता था, और आपने सभी 100 क्वेश्चंस का ऑप्शन बी आपने आंसर टिक कर दिया, टिक करके आ गए। तो सपोज अब ऐसे में क्या होगा? अब आपने 100 का आंसर बी टिक किया है तो 25% चांस है कि, मतलब 25% क्वेश्चंस का आंसर बी होगा, राइट? तो 25 मार्क्स आपके करेक्ट आंसर के कारण आ गए, +75 हो गए। बाकी के 75% क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए तो उसके -75 मार्क्स आपको मिले, तो आपका नेट स्कोर रहा 0। ये प्रोबेबिलिटी कहती है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप 100 के 100 क्वेश्चंस का तुक्का मारते हैं, मगर एक ही तुक्का मारते हैं सब, बी, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी, मैंने बी एग्जाम्पल के लिए लिया। अगर आप एक ही तुक्का मारते हैं सारे के सारे 100 क्वेश्चंस में, तो आपका नेट स्कोर 0 है, यानी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं है आपका घाटा। अब इसको सीधे सीधे यूज नहीं कर लेना है, मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा लॉजिक और बताता हूँ। मगर एक बात आप समझिए कि प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। 25% वाली प्रोबेबिलिटी, यानी 25% चांसेस हैं कि एक ऑप्शन सही होगा अगर 4 ऑप्शन। अब सपोज कीजिए अगर 5 ऑप्शन हो गए तब क्या होगा? तब सारी इक्वेशन बदल जाएगी। तब 20% चांस होगा एक क्वेश्चन के, एक ऑप्शन के सही होने का। ठीक है ना? और तब अगर आप यही चीज कैलकुलेशन करेंगे तो आपको नेट स्कोर नेगेटिव मिलेगा। आगे आगे देखते हैं, कई सारे क्वेश्चन के कई सारे इंस्टेंसेस देखते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग हो ही ना सपोज, ठीक है, तो सारे आंसर आप अगर टिक कर देते हैं तो आपको 25% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और आपको 25% मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतनी बात तो समझ में आ गई है सभी को। जिनको नहीं समझ में आई होगी उनको मैं वापस बता देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, सब में तुक्का मारना है। तुक्का सारे में एक ही अगर आप ऑप्शन तुक्का मारेंगे, अगर तुक्का भी आपने अलग अलग मार दिया, किसी में ए किसी में सी, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। मगर अगर आपने, आपके पास में 100 क्वेश्चन में से 90 अटेम्प्ट कर लिया, सपोज कीजिए 10 क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन में आपने बी, केवल बी सब में टिक कर दिया, तो 10 में से 2.5 क्वेश्चन का बी आंसर होगा, यानी कि 10 में से 2.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी बोलती है। यानी सिर्फ तुक्का मारने से आपका एडवांटेज हो जाएगा अगर नेगेटिव मार्किंग किसी एग्जाम में नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग अगर होगी भी, और अगर +3 -1 जो जनरली मार्किंग स्कीम होती है, अगर वो स्कीम है,
तो आपका कोई प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है अगर 10 का तुक्का आपने मार दिया। अब अगर स्कोरिंग बदल जाती है, +-1 हो जाती है, तो ज्यादा एडवांटेज है। अगर आपने पूरे 100 क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया तो क्या होगा, +4 -1 में आपका चेंज हो जाएगा स्कोर। आपको 25 क्वेश्चन का आंसर अगर आप इंटू +4 करेंगे तो आपके +100 बनेंगे, और -75 बनेंगे नेगेटिव मार्किंग के, तो आपका +25 आपका वो आएगा। ये सब चीजें आप नोट कीजिए, ये सब चीजें आप एनालाइज कीजिए कि अगर स्कोरिंग चेंज होगी, +4 -1 हुई तो क्या आएगा, +3 -1 हुई तो क्या आएगा। अगर आप ये देखते हैं कि ऑप्शन 1 आंसर नहीं है, यानी कि आप एलिमिनेशन की बात आ रही, आपने कोई एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपने पकड़ लिया, उसमें आप फंस गए, और आपने ये श्योर कर लिया कि इसका आंसर ए नहीं है, बी, सी या डी में से आंसर है, तो इन तीनों की सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। पहले 25% प्रोबेबिलिटी थी, अब इन तीनों के सही होने की चांसेस है 33%, यानी बी के सही होने के चांसेस बढ़ गए 33%। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा है, तो उसमें जो 50-50 लाइफलाइन है, उसका एडवांटेज क्या होता है कि उसमें 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, तो 2 में से एक चूज करना पड़ता है, यानी कि जीतने के प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़ के 50% हो गई। यानी अगर मैं एक तुक्का मारूं तो 50% चांस है कि वो सही होगा। तो अगर आपने 2 चीजें एलिमिनेट कर दी हैं, तब तो चांस ले लेना बहुत जरूरी है कि आप चांस ले लीजिए, क्योंकि 50% चांस है कि आप जीत जाएंगे। इसीलिए 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जाते हैं आप किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को छोड़ना लॉजिकल नहीं है। अब तुक्के कब मारने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छे से आप मतलब एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ सही है, तब आप तुक्का मार दें, नहीं। तब नेगेटिव इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है तुक्के पूरे गलत चले जाएं, नेगेटिव चले जाएं, चांसेस लेंगे उसे भारी पड़ जाए। तो कैसे, किन सिचुएशंस में आप तुक्के मार के आ सकते हैं एग्जाम में। सिनेरियो 1 समझिए, आपने 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए अभी, ठीक है, आप एग्जाम क्वेश्चन हॉल में बैठे हैं, मगर आपको पता है कि जो कट ऑफ है इस एग्जाम की वो 80-85% कट ऑफ आती है। अब आपको ये श्योर है कि इन 70 क्वेश्चन से तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं हो रहा, होना ही नहीं है। तब आपको लॉजिकल है कि आप जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है उनका सिर्फ एक ही ऑप्शन बी या सी मार के आ जाए। क्यों बी या सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली ए जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन देते नहीं है, और डी है ना, कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे नन ऑफ दी अबव जैसे फालतू ऑप्शंस होते हैं, तो इसीलिए बी या सी की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा होती है सही होने की। तो बी या सी में से कोई भी आपका फेवरेट है उसको पकड़िए, और जो 30 क्वेश्चन बचे हैं उन सबका बी 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 ऑप्शन आप टिक करके आ जाइए। अगर आपको दिख रहा है कि आपका क्लियर नहीं हो रहा पेपर, कट ऑफ आपकी 80-85% है और 70 आपने अटेम्प्ट की, ठीक है, तो होगा क्या इससे, अगर हम 30 क्वेश्चन का आंसर बी टिक कर दिया तो उससे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली आपकी ये लॉजिक काम करेगी। आपका नुकसान नहीं होगा तो आपका फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम थी +3 -1। हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1/4 तो सही हो गए, बाकी 3/4 गलत हो गए। सिनेरियो 2 कीजिए, सपोज आपने 100 में से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और आप ये जानते हैं कि पिछली जो कट ऑफ्स रही हैं वो 55 से 60% ही है इस एग्जाम में, तो अब तो आपने काफी ज्यादा आपने क्लोज आ लिया, केवल 5 ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो ऐसे में भी आप 5 क्वेश्चन जब बचे हैं तो 5 क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए, उन सब के लिए तुक्का मार दीजिए बी या सी का। उसमें भी नो प्रॉफिट नो लॉस आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और आपका इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं हो जाएगा कि आप एकदम कट ऑफ के नीचे चले जाएंगे अगर पांचों ही गलत हो जाते हैं। तो इस केस में आप रिस्क ले सकते हैं, अपना कैलकुलेटेड रिस्क है, आपके थोड़ी मार्किंग इंप्रूव हो सकती है, रैंक इंप्रूव हो सकती है, इसलिए आप तुक्का मार सकते हैं। मगर अगर आप ऑन द वर्ज हैं, अगर आप एकदम कट ऑफ के आसपास हैं, तो आई रिकमेंड कि आप बहुत देख कर तुक्का मारें। उस समय आप इन तुक्कों का यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव भी जा सकता है। तो ठीक है, समझ लीजिए ये चीज ऐसा नहीं है कि तुक्के मार के कोई पास हो जाएगा। ये मैं आपको 1-2% के एडवांटेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2% का एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है आगे जाके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेनिफिट मिल सकता है तो उसको जरूर लीजिए। इसको सोचिए थोड़ा, इस पर और वर्कआउट कीजिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, ये रिकॉर्डिंग लेकर
वापस आप इन स्लाइड्स को देख के समझिएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये तुक्के मारने वाली स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी टेक्निक होती है। ओके सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कोई एक नंबर है, एडिंग वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मेक्स इट वन। एक फ्रैक्शन है जिसके अगर न्यूमरेटर में एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक मिनट में नो करके बताऊं। फॉर एग्जांपल एक्स डिवाइडेड बाय वाई एक फ्रैक्शन है, इसकी अगर न्यूमरेटर में अपन एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू वन बन जाएगा। अब ये आप चाहो तो आप इक्वेशन बनाओ दो, ठीक है। दूसरा ये बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर में केवल एक ऐड होता है तो फ्रैक्शन हाफ बन जाएगा, मतलब वाई प्लस वन अगर हम कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन वन बाय टू बन जाएगा। अब क्या करेंगे लोग, ये दो इक्वेशन बनाएंगे, उनका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे। मगर आप पहले ये देखो कि फ्रैक्शन आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अगर आप न्यूमरेटर में वन ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू वन बन जाए। तो आप चारों ऑप्शन को देखिए, आपको ये पता चलेगा कि 3/5 ही एक ऑप्शन बनता है जिसका वैल्यू आ सकता है। 3/5 में आप ऊपर प्लस वन नीचे माइनस वन करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 4 और 4, और इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो केवल आपने 1 मिनट के अंदर ऑप्शंस को यूज करके आपने ऑप्शंस को, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करके आपने ऑप्शंस को आपने करेक्ट रिजल्ट निकाल लिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये टेक्निक को बहुत यूज करना पड़ता है। आई एम श्योर कई लोगों को ये चीज पता होगी, मगर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ही है कि आपको ऑप्शन दिए हैं सामने, वो आपको यूज करने के लिए दिए। एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन डाला होगा ना तो उसने ये सोचा होगा कि इस क्वेश्चन में आदमी या मतलब कोई भी स्टूडेंट 10 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपने इस क्वेश्चन में 1 मिनट वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि आप घाटे में हैं, आप बाकी के 5-7 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने इसमें 10 सेकंड लगाए हैं तो आप एडवांटेज, उनको भी पता है ये बात। तो एक सेकंड, क्लियर क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दो डिजिट्स हैं, उनका सम है 12। एक एक नंबर है जिसके दो डिजिट का सम है 12। मान लो कोई नंबर है एक्स वाई, इसका एक्स प्लस वाई जो है वो 12 है, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। अब आप सीधे सीधे ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन, और इन दोनों डिजिट का, दो डिजिट का सम 12 किस किस ऑप्शन में आ रहा है। एक तो इसमें आ रहा है 7 और 5, और एक आ रहा है 5 और 7, यानी इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। अब अगर आपने इसके डिजिट्स को रिवर्स कर लिया तो वो बन जाता है बड़ा नंबर, ठीक है। अगर आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो बड़ा नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो छोटा है, तो ये 57 इसका आंसर है। हमने बिना किसी सॉल्यूशन के, बिना किसी इक्वेशन के, हमने क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस देखकर हमने सॉल्व कर लिया। ये भी जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो ही जाए हर बार, मगर अगर 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में भी अगर ऑप्शन देख के अगर आंसर निकलता है तो वो 10 क्वेश्चन कर आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं किया तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनर टाइम कैलकुलेट करके रखा है हर क्वेश्चन के लिए कि इतना टाइम लगेगा इसके लिए, और उसमें अगर ज्यादा टाइम देते हैं तो आगे के क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखिए, ऑप्शन पहले पढ़ने की आदत डालिए। नेक्स्ट है, अब एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। रियल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए कि कैसे आइडेंटिफाई होता है। एक साइंस का क्वेश्चन है कि पूछा है कि एक फोर्स दिया है, कुछ 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 एक डायमेंशन दिया है कि
स्ट्रेस क्या है कॉन्टैक्ट फेस पे। अब स्ट्रेस, जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं। स्ट्रेस कोई भी, मान लो कोई भी चीज पूछी है सपोज, अब इस स्ट्रेस के अंदर आप ये देखिए कि 4 ऑप्शन क्या दिए हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी क्या है। चारों ऑप्शन की यूनिट अलग है। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर मीटर या मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन में दिया है ये यूनिट। तो सीधा सीधा सी इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी 3 की तो यूनिट ही मैच नहीं कर। तो यूनिट को यूज करके आपने ऑप्शन सी को टिक कर दिया। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बाय सीइंग द यूनिट्स, बाय अप्लाइंग सम लॉजिक, हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलते हैं जिनका सॉल्यूशन डायरेक्टली पॉसिबल। ओके, आते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, उनको कैसे आंसर करना होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही वास्ट एरिया है। अभी एक छोटा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं कि ग्रीक लोगों का बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं रिटोरिक। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सिंपल है, आपने एक्स वाई जेड आंसर दिया, उतने आपको मार्क्स मिल गए। मगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं, अदर देन हाईली टेक्निकल एग्जाम्स जैसे मैथ का एक पेपर है वो बात अलग है, मगर जनरली अगर ह्यूमैनिटीज है सब्जेक्ट या फिर कोई और ऐसा सब्जेक्ट है, तो उसमें एग्जामिनर के हाथ में होता है कि 10 में से वो आपको चाहे तो 5 नंबर दे, चाहे तो 10 में से 10 पूरे दे दे किसी आंसर को लिखने के लिए। तो उसमें पॉइंट क्या है? द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। आपको कन्विंस करना पड़ेगा एग्जामिनर को कि आपका आंसर जो है वो बढ़िया है। तो आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, कोई आपने कोई लॉजिक लिखा है, जनरली सिविल सर्विसेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर कोई भी कॉलेज के अंदर भी जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। किसी किसी चीज के अंदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जाता है। कोई एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए या इस पर कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जाता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कैसे आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं, देन यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग अदर्स। दूसरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे आपसे कन्विंस हो, तो इस चीज को बोलते हैं द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, यानी रिटोरिक। और इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, अब पहला ये एडवर्टाइजमेंट है पर्क का। इस पर्क के एडवर्टाइजमेंट को देखिए, इसके अंदर आलिया भट्ट जो है वो पर्क की वो क्या है, पर्क का एक लेके खड़ी है टॉफी और वो उसे खा रही है। तो अब दूसरा एडवर्टाइजमेंट देखिए, कोका कोला की एक बॉटल है जो दिखाई जा रही है, एक गार्डन में सनशाइन है और बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है। टैगलाइन लिखी है ओपन अ कोक ओपन हैप्पीनेस, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप कोक खोलेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे। ये दूसरा ऐड है। तीसरा ऐड है मोबाइल नेटवर्क का ऐड है। वेराइजन एक नेटवर्क है, एक एटीएनटी नेटवर्क है। इन्होंने क्या दिखाया? अपना नेटवर्क कवरेज दिखाया कि हमारा नेटवर्क कवरेज यूएसए के अंदर इतना ज्यादा है और दूसरा जो है उसका इतना कम है, तो इसीलिए हम बेटर हैं। 3 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। इन लोगों ने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए हैं अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए या फिर कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। क्या है वो 3 कॉन्सेप्ट? सबसे पहले जो पर्क का ऐड था उसमें यूज किया गया इथॉस। इथॉस यानी कि एक एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर, प्रूवन कैरेक्टर, यानी कि आलिया भट्ट आपके सामने है। आलिया भट्ट अगर पर्क हारी है इसका मतलब पर्क अच्छी ही होगी, ये कंज्यूमर मानता है। तो इस चीज को यूज किया गया, इस चीज को बोलते हैं इथॉस। अब पॉजिटिव वे में किसी आंसर में इथॉस को कैसे यूज करना है? किसी फेमस पर्सन का कोट यूज करना है या फिर कोई एक्सपर्ट का सपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिसर्च। आप बताएं कि भाई इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च हुई थी उसके हिसाब से ये कहा गया था। तो अब वो एग्जामिनर को हाँ पता है भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी, अगर उसकी रिसर्च में ये कहा गया तो ये बात सही है। तो इस तरह से कन्विंस किया जाता है किसी को भी अपने लॉजिक्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को अच्छा प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इथॉस का ये रोल होता है।
दूसरा कन्विंसिंग मेथड है पैथोस, यानी कोका कोला की एक बॉटल है। अब कोका कोला कुछ नहीं है, चीनी का पानी है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा, मगर लिखा है कि ओपन अ कोक ओपन हैप्पीनेस। कोक ये सेल कर रहा है कि आप अगर कोक पियेंगे तो आप हैप्पी हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं लोग, लोगों को पसंद आती है, थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए लोग पीते हैं। तो इस चीज को यूज किया है, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, यानी कि जहां इमोशंस की बात आती है उसको बोलते हैं पैथोस। फीलिंग्स की बात है, आप अगर आपने कोविड के रिलेटेड कोई आंसर लिखा है फॉर एग्जांपल, कि कोविड के अंदर क्या, मतलब भारत सरकार ने इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्या ये सही था, क्या इतनी ये बनाई, क्या ये सही था, इससे और भी बहुत कुछ हो सकता था। तो आप बोलिए कि उनसे इतने लोगों की जान बची, इतने लोग जो पीड़ा में थे, जो लोग उबर कर बाहर आ पाए, फ्री में वैक्सीनेशन लोगों का किया, तो उससे हमारे रोकथाम हुई, उससे लोगों की जान बची, तो एक फीलिंग है को ट्रिगर कर रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं पैथोस। और तीसरी चीज आती है लोगोस। लोगोस यानी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अब ये एटीएनटी और वेराइजन ने ये ऐड किया एटीएनटी और अपना नेटवर्क कवरेज दिखाया, तो उसने ये क्लियर कर दिया कि आप डेटा देख लो, डेटा के हिसाब से कौन सा नेटवर्क बेटर है ये समझ लो। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फैक्ट, डेटा, ग्राफ, इनको यूज करके अपना आर्ग्यूमेंट देना कि हाँ भाई ये डेटा है, ये ऐसा कहता है। लोगोस को यूज करने का एक डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आपको डेटा पता होना चाहिए, इसमें मेहनत थोड़ी लगती है, मगर ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो इन तीनों चीजों में से आप चाहें तो एक यूज करें, दो यूज करें, या तीनों के तीनों यूज करें, मगर आपके आंसर में अगर कुछ चीजें ये हैं तो आपका आंसर इफेक्टिव होगा, कन्विंसिंग होगा। और कन्विंसिंग आंसर लिखना बहुत जरूरी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग बता देता हूँ क्या होना चाहिए। पहले एक इंट्रो होना चाहिए आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर लेंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई ऐसे अगर आप लिख रहे हैं, तो आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसका, उसके अंदर आपका बैकग्राउंड होना चाहिए कि आप क्या बात करने वाले हैं, छोटा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और आप क्या डिस्कस करने वाले हैं आगे बॉडी में, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बॉडी जो होनी चाहिए वो पॉइंट वाइज होनी चाहिए, पैराग्राफ वाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक आइडिया एक पैराग्राफ में, अगला आइडिया दूसरे पैराग्राफ में, अगर पॉइंट वाइज हो तो और भी बेटर है। और तीसरी कंक्लूजन, कंक्लूजन में समरी होनी चाहिए पूरी की पूरी चीजों की, मेन आइडिया जो आपने दिया है, मेन स्टेटमेंट जो दिया है, जो आप क्वेश्चन पूछा गया, अगर उसका एक लाइन में आंसर देना है तो वो कंक्लूजन में लिखना। सॉरी। ठीक है, तो ये थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात। अब हम आ जाते हैं वो एग्जाम में, जो हमने इनिशियली जो एग्जाम लिया था स्टार्टिंग में, उसके उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। फिर से आप अपने नोटपैड और पेन निकाल लीजिए। मैं फिर से आपको यही सारे क्वेश्चंस दूंगा, चार क्वेश्चंस, और आपको इनके आंसर देने पड़ेंगे। इस बार आप वो सब चीजें याद रखिए जो मैंने आपको बताई हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड, और उन चीजों को दिमाग में रखकर आप फिर से ये एग्जाम चार क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कीजिए, और देखते हैं इस बार और पिछली बार के कंपैरिजन में कि आप किस समय ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर से 1.5 मिनट में आपको दूंगा। 1 मिनट, मैं स्टॉप वॉच चालू कर लूं। ओके, सो नोटपैड पेन निकाल लीजिए, ऐसा डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 ABCD का एक OMR शीट बना लीजिए, और फटाफट से सॉल्व कीजिए। ओके, स्टार्ट।
ओके, सो टाइम अप हो गया है। अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, ये क्वेश्चन के आंसर हैं। आपका इनिशियल टेस्ट जो आपने दिया था उसका स्कोर और फाइनल टेस्ट स्कोर में क्या डिफरेंस आया, अगर अगर कुछ डिफरेंस आया है 1-2 नंबर का, तो आप मुझे बताइए फटाफट कि आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कम हुआ है, क्या हुआ है। थोड़ा मुझे पता चले कि कैसा आपके साथ में रहा। अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, सेम है, ऊपर है, नीचे है, दोनों स्कोरिंग, वो मुझे बता दीजिए। कितने लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज किया पहले के कंपैरिजन में, अभी क्या डिफरेंस रहा। कुछ लोगों ने क्या ऑप्शंस वाले ट्रिक को यूज किया, क्या तुक्के मारने वाले ट्रिक को यूज किया कि नहीं किया, वो बताइए। कई लोगों का डिफरेंस आया, पहले 3 मार्क्स है, अभी 11 नंबर आ गए, इंप्रूवमेंट हुआ है ना। तो आप लोग भी थोड़ा, आई मीन पॉइंट ये था मेरा समझाने का कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चाहे 5% ही एडवांटेज हो, मगर होता है अगर आप ऑप्शंस को देख के कई सारी चीजें सॉल्व करते हैं। और दूसरे में अगर आप ये जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये तुक्के मारने वाली, अगर बहुत केयरफुली आप इसको यूज करेंगे तो आपको जनरली 1-2% का फायदा हमेशा मिल जाए। तो वो 1-2% आपकी रैंक को 1000-2000 से इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी एग्जाम। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, सो ये थी हमारी आज की बात। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर आपके फटाफट लेते हैं। जिन लोगों ने हैंड्स रेज कर रखे हैं, प्लीज आप हैंड्स रेज मत कीजिए, आपके क्वेश्चंस Q&A टैब में लिख दीजिए। ठीक है, मैं फटाफट से उसको पिक करूंगा। Q&A में स्टार्ट करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम जेई एस्पिरेंट, प्लीज टेल मी स्ट्रेटेजी फॉर माय ड्रॉप ईयर। मैंने सारे एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी अभी कवर कर ही ली है, तो उसमें मतलब कुछ ऐसा एडिशनली इम्पोर्टेंट जेई के लिए मैं आपको इंडिविजुअली दे सकता हूँ, मगर ये मास्टर क्लास एक एग्जाम की स्ट्रेटेजीज के लिए है, तो वो मैंने सारी बता दी है। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट है, सर आई स्टडी 1 डे एंड नीड 2-3 days टू रिलैक्स, आई एम नॉट गेटिंग कंसिस्टेंट इन माई प्रिपरेशन। तो इसका आंसर तो यही है कि आपको अपने आप से ही अपनी हैबिट को डालना पड़ेगा। जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो आपके साथ में हो रहा है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन के जो सॉल्व करने के तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो आप यूज करना चालू कीजिए। मे बी इनिशियली 1-2 वीक नहीं तो थोड़े दिन बाद में आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगी। फिर है, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दोनों चीजों को मैंने कवर किया है। मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का तरीका है, मोबाइल पास में होना ही नहीं चाहिए। और अगर मोबाइल से ही आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दीजिए। उसमें डू नॉट डिस्टर्ब का एक बटन होता है, उसमें क्या नोटिफिकेशन की आवाज तो आती ही नहीं है, नोटिफिकेशन भी नहीं आता, तो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन को यूज कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि अपना टाइम टेबल खुद सेट कीजिए, किन किन चीजों का ध्यान रखिए, अपने टारगेट्स बनाइए, वो सब चीजें। आप ये पीपीटी आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर से आप रेफर कीजिएगा इसे। ओके, तो ये बात है मेरी। फिर है, सर लास्ट 2 ईयर से मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, प्लीज गाइड दिस मास्ट, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। अगेन, जो भी चीजें मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई हैं वो सारी की सारी हैं, उन्हीं चीजों को यूज कीजिए। इसमें मैं स्पेसिफिक आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताता हूँ कि आप रेगुलरली, मतलब फोर्सफुली अपने 1 वीक का एक वो बना दीजिए, टाइम टेबल सा बना दीजिए, और 1 वीक तक आप एक चीज को फोर्सफुली फॉलो कीजिए। अगले वीक आप अपने आप ही उस चीज को हैबिट में ले आएंगे। वो जो मैंने रेक्स वाली कहानी बताई थी, अल्बर्ट और रेक्स वाली, वही है कंसिस्टेंट रहने का की, प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करना। और वो कम करने का तरीका है कि फोर्सफुली कोई हैबिट डालिए। नेक्स्ट इज ओनली क्वेश्चन फॉर मी इज हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस ऑफ एग्जाम। स्ट्रेस से कोप अप करने का तरीका, almost every bad addiction and keep going on. Exam result, hard work, seeing my colleges. आप अपने स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए अपने आप को छोटे टारगेट्स देना चालू कीजिए और छोटे टारगेट्स को अचीव करना चालू कीजिए। जब आपके अंदर विनिंग की
एबिलिटी आएगी, जब आपको एक जीत मिलेगी छोटी छोटी चीजों में, तब आपका मन लगना चालू होगा। छोटी चीज कीजिए कि आज मेरे को इतनी सी चीज करनी है, उसको मेरे को अचीव करना है। कल मुझे इतनी सी चीज करनी है, मुझे अचीव करना है, या मुझे 7 दिन तक 2 घंटे पढ़ाई करनी है। ये छोटा टारगेट है, 7 दिन तक डेली 2 घंटे, और वो अचीव कर लेंगे तो आपको एक एज मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि अपने आप को किसी भी चीज से कंपेयर मत कीजिए, किसी कलीग का, किसी फ्रेंड का। कोई कहीं सेटल है, कोई कहीं सेटल है। हर एक इंसान अपनी अपनी एबिलिटीज और अपनी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। Okay, I am 30 year old. I wish to appear for UPSC. Currently employed with Amazon. What should be my approach to clear UPSC? I have no rank, cadre complete. बहुत ही स्पेसिफिक किसी एग्जाम रिलेटेड तैयारी के लिए ये मास्टर क्लास नहीं है। मैंने एग्जाम के अंदर कैसे तैयारी करनी है ये बता दिया। ये यूपीएससी में पूरी तरह से एप्लीकेबल है। कैसे सिलेबस को एनालाइज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते समय, वो सब चीजें मैंने आपको पूरी तरह से इसमें एक्सप्लेन की हैं। आप फिर से एक बार अगर रिविजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज कैन यू can you justify me that how much serious competition a particular exam like have in just a second. अभी आप सब लोग अपने क्वेश्चंस को आप पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं इन Q&A टैब को क्लोज कर दूंगा। प्राची, कैन यू क्लोज द Q&A टैब आफ्टर दिस? ओके, ठीक है, हमने क्लोज कर दिया है। अब मैं आगे आंसर करता हूँ। कैन यू जस्टिफाई मी दैट हाउ मच सीरियस कंपटीशन अ पर्टिकुलर एग्जाम लाइक द एसएससी देयर आर 25 लाख स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आई थिंक इस मास्टर क्लास के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो आप वैसे अगर आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पेज पे मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। इफ आई कैन आंसर इट आई विल, बट नॉट हियर बिकॉज अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं दूसरे वाले। दूसरा है, आई एम एनडी एस्पिरेंट, आई एम करेंटली परसुइंग बीएससी मैथ, आई हैव गिवन वन एसएसबी, आई हैव वन रिमेनिंग चांस फॉर एनडीए, हाउ शुड आई प्रिपेयर अलोंग विद माय स्टडीज? अपनी स्टडीज के साथ में, मतलब आपका बॉटम क्वेश्चन ये है कि आपको अपनी स्टडीज के साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज इस तरह से करना पड़ेगा कि आपकी बेयर मिनिमम जो स्टडीज हैं वो आपकी ना छूटें और बाकी चीजें आपकी होती चली जाएं। उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप दो चीजें एक साथ करते हैं, ये उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं जॉब के साथ में कैसे पढ़ाई करूँ। जब आप दो चीजें एक साथ करते हैं तब आपकी एक कुछ ना कुछ चीजें छूटती हैं। तब आपको अपना एंटरटेनमेंट में, अपने फैमिली टाइम में, अपनी कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। तब आप टाइम निकाल सकते हैं। वो आपको देखना है कि आपको कहाँ टाइम कट ऑफ करना पड़ेगा। तब आपकी सिचुएशन थोड़ी सी मिजरेबल होगी, थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो उसके लिए आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा कि हाँ, मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तब आपका काम बनेगा। फिर है, while writing subjective exam I am able to deliver only 50%, how efficiency can be increased? सब्जेक्टिव एग्जाम लिखते समय प्रॉब्लम ये होती है कि चीजें याद नहीं आती हैं एट द मोमेंट। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिकॉल करना पड़ेगा, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। जितना आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करोगे एग्जाम देने की, उतना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इंप्रूव होते चले। फिर हाउ टू कंट्रोल माइंड, most of us how to do reach but some bad habits or useless activities obstruct our plans, please give the ultimate advice to be in supreme discipline। आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। आपका माइंड आपको आप जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं करने देता, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, उसका अल्टीमेट एडवाइस यही है कि फोर्सफुली कोई चीज को स्टार्ट कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। जो भी पॉइंट्स मैंने जो जो प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने बात जो बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आई थिंक 90% या 99% लोगों के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन छोटा नहीं तो बड़ा नहीं तो बहुत छोटे रूप में होता ही है। तो उसको आप दूर करने की जितनी कोशिश करेंगे उतना बेटर हो। फिर है, हाउ विल वी नो द फिल्टर previous year questions of a particular topic if the topic is new and we did not study? अगर
क्वेश्चन एग्जाम ही नया है, टॉपिक नया है, तब तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते अगर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो। मगर 90% केसेस में होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर हैं तो मत छोड़िए। अगर नहीं है तो आपके लिए नहीं, फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो फिर बात बराबर है, फिर आप डिसएडवांटेज पे नहीं है। ठीक। नेक्स्ट इज हाउ शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर IIT JEE? माय प्रिपरेशन इज मॉडरेट एंड नॉट कंप्लीटेड सिलेबस, एंड व्हाट शुड आई डू इन ड्रॉप ईयर? इन पर्सनल एडवाइस है, इसके लिए आप अपने टीचर्स से बात कीजिए या अपने फ्रेंड से बात कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सिचुएशन पूरी तरह से पता नहीं है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, आपका कैसा आपका लर्निंग कर्व है, कितने आपने स्कोर किए थे। तो इट्स बेटर कि मेरी एडवाइस की जगह आप अपने फ्रेंड्स और टीचर्स की एडवाइस लीजिए कि आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको क्या करना चाहिए। I face problem in aptitude where one need to act on given problem is solved in simple step, but problem comes to actual solving where problem solving experience is required. This is big problem when it comes to gain problem solving experience. Any suggestion how to overcome this? आपको एक्सपीरियंस के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जो चीज मैंने आपको बोली थी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कीजिए। आप एक टॉपिक को पढ़िए, फॉर एग्जांपल आपने अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, उसके अंदर आपने एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप उस टाइप के 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वही होता है एक्सपीरियंस, उसी से आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। जब आप सारे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जॉस्ट कर लेंगे ना, तब अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा हाँ ये इस तरह से कर, तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो वैसे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द की हियर। जब भी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ तो शुरू के 5-6 दिन तो फुल फोकस के साथ करता हूँ, पर उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम लूज कर देता हूँ, और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं पढ़ने का मन करता है। डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आपने 5-6 दिन फुल फोकस के साथ पढ़ाई की है, उसके बाद आप धीरे धीरे मोमेंटम लूज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस सता रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ओवर अचीविंग वाली फीलिंग आ जाती है कि यार मैंने बहुत पढ़ाई कर ली 5-6 दिन, अब थोड़े मजे कर लेता हूँ। तो ऐसे केस में आप वो चीज ध्यान रखिए, वर्क रिवॉर्ड थ्योरी यूज कीजिए। रोज की इतना वर्क करूंगा तो इतने मजे करूंगा। वो चीज आप थोड़ा सीरियसली परस्यू करना चालू कीजिए डेली। एक डिसिप्लिन आप ही को बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे कोई चीज करनी है। अगर आपको वो करनी ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये नौकरी पानी है या मुझे इस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन चाहिए। अगर आपकी वो मोटिवेशन नहीं है ना, तब वो डिस्ट्रैक्शंस आपको सताएंगे। अगर मोटिवेशन है कि कुछ भी हो जाए, ना टीवी सीरीज, ना सोशल मीडिया, ना कोई और फ्रेंड सर्कल, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज से ज्यादा, तब अपने आप मन करना चालू करेगा। तो वो आपको करना पड़ेगा। Sir, I am in government job. I love studying, giving exam. I love, but due to unknown reason, I stuck in one job. I want to change my job and teach my brother how to clear exam. आपका मेन क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप जॉब के साथ में कैसे पढ़ाई करें, ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे जहां समझ आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप जॉब के साथ में पढ़ाई करना चालू करते हैं, तो आपको दो दो चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना बहुत पड़ जाता है। चाहे वो फैमिली टाइम को कट ऑफ करना हो, अपनी स्लीप को कट ऑफ करना हो, आपकी जो लीजर टाइम है उसको कट ऑफ करना हो, या हो सकता है कि जॉब के अंदर आपको मतलब थोड़ा वो करना पड़े कॉम्प्रोमाइज, आप जल्दी घर आए, बॉस की डांट सुने, आप जॉब में बैठे बैठे वहां पे कॉपी किताब ले जाके पढ़ाई करें, कैसे भी करें आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब वो आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन में आप कहाँ टाइम निकाल सकते हैं। मगर जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है, वो निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन काफी टफ होती है, मगर डुएबल होती है, और इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। अगर जॉब में रहते रहते, एक जॉब में रहते रहते आप दूसरी जॉब की पढ़ाई करते हैं, तो बहुत टफ है, मगर अगर कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। सर, आई हैव आल्सो स्लीपिंग प्रॉब्लम and I am not overcome from this problem. Should I consent from doctor? What should I do? How convince parents for taking doctor? डॉक्टर की पहले आप क्या कीजिए कि दोनों चीजें खराब है। कम सोना तो खराब है ही, मगर ज्यादा सोना और भी ज्यादा खराब है। अगर आप 9-10 घंटे सोएंगे तो पूरा दिन आपको सुस्ती फील होगी, लेजीनेस फील होगी। इसीलिए मैंने बोला कि 6.5 to 7.5 आवर्स इज द ऑप्टिमम टाइम। इससे ज्यादा सोएंगे तो भी बेकार है, कम सोएंगे तो भी बेकार है। तो अपने स्लीप को कम कीजिए, फिर देखिए क्या इंप्रूवमेंट होता है।
अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए फिर। Coming from a lower middle class background, I must earn to support my family. I face a dilemma between two options: taking government exam and the extended time required to achieve, or choosing to pursue a job to start a business with higher success rate in short time frame to provide for my family. What should I choose? मैं समझ रहा हूँ आप दो चीजों में फंसे हुए हैं कि आप एक बहुत या तो बहुत तगड़े एग्जाम की तैयारी करें या फिर बिजनेस करें या फिर छोटा आप प्राइवेट मतलब या फिर कोई छोटे गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसको जज करना पड़ेगा। अपनी एबिलिटी कैसे? आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। पहली बात तो ये, जो यूपीएससी का सिलेबस है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको जो यूपीएससी का कंटेंट है वो पढ़ने में मजा आता है? और दूसरी चीज ये कि आगे जो यूपीएससी की जॉब होती है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या आपको उस तरह का काम करने में इंटरेस्ट है या फिर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है? कोई भी जॉब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। यूपीएससी का बहुत ज्यादा हाइप बना दिया लोगों ने कि बहुत फैंसी ये वो, ऐसा कुछ नहीं। हर एक जॉब अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर एक जॉब अपने आप में अच्छी है। बिजनेस करना अच्छा है, प्राइवेट जॉब करना बहुत अच्छा है, यूपीएससी करना भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जेई जो आप बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, मगर आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको जज करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट किसमें, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। Next is, hello sir, could you please advise something for student doing full time job due to age but have not given up on their exam for which they have been preparing for over 5 years? Again same question I think, कि जॉब के साथ साथ में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम हाउ शुड यू डू इट? सो आई टोल्ड यू कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एंड इफ इफ आप अगर एक हेक्टिक जॉब में हैं और उसके साथ में आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मगर इसको इससे हार नहीं माननी है आपको। एक बार ये अपने माइंड में कॉम्प्रोमाइज कर लेना है, समझौता कर लेना है अपने आप से कि हाँ मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, मुझे बाहर घूमने का टाइम नहीं मिलेगा, मुझे मस्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, मुझे फैमिली से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। मगर मैं एक चीज है कि मैं 1 साल बैठ के ढंग से अगर मैं ये चीज कर लेता हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये आप मोटिवेशन अपने आप में रोज अगर अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो दिन भर के थकान के बाद भी आपको पढ़ने का मन करेगा कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है। तो वो चीज है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, वो आप ही ला सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा ये कि आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज, hello sir, currently I am preparing for competitive exams. My question is regarding the exam environment. I was able to solve many questions at home but I wasn't able to perform that much in a real exam room. So पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ये है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए सेम उसी एनवायरनमेंट में जिसमें एग्जाम होता है। तो जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि कैसे देना है, ठीक है, उससे आपको जो रियल एग्जाम रूम का प्रेशर है वो कम होगा। आपको एनालाइज होगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन में कितना टाइम देना है। अगले मॉक टेस्ट में आप थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, फिर अगले मॉक टेस्ट में और इंप्रूव करेंगे, इस तरह से इंप्रूवमेंट होगा, है ना। और नेक्स्ट थिंग इज, व्हेन पीपल से नो योर एग्जाम, व्हाट डज इट मीन? नो योर एग्जाम के बारे में तो मैंने कुछ बताया कि आप ये देखिए कि सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। दिस इज मेंट बाय नो योर एग्जाम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम की तैयारी करने से पहले अपने एग्जाम को जाना। फिर से आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा इस सेशन की, ठीक है, पीपीटी देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक को पूरा गो थ्रू होंगे तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या होता है नो योर एग्जाम। ओके, सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको फीडबैक का लिंक मिलेगा, uh, उस पर फीडबैक जरूर दीजिए और उसमें ये एंटर जरूर कीजिएगा कि आपने क्या सीखा आज की क्लास से, जो 5 चीजें मैंने आपको लिखने को बोली थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, आपको
कुछ अगर बुरा लगा या फिर आपको लगा कि कुछ कमी थी, वो आप जरूर लिखिए। अगर आपको लगा कि बहुत अच्छा था, आपने कुछ गेन किया, तो वो प्लीज जरूर लिखिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मॉरल सपोर्ट मिलेगा। तो तारीफें कीजिए, बुराइयां कीजिए, मगर फीडबैक जरूर भरिए। फीडबैक का लिंक आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट इफ पॉसिबल, कैन वी पुट इट इन द, या हियर, ये है वो फीडबैक का लिंक। आप इस पे जा सकते हैं। ये पीपीटी मैंने दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको चैट में डाल भी देता हूँ। आप इस चैट पे जाइए। या ये पोस्ट कर दिया है। इस लिंक पे जाइए, फीडबैक जरूर दीजिए। और बहुत ही अच्छा लगा सेशन। काफी फ्रूटफुल रहा होगा, आई होप सबके लिए। And I loved how the way you asked so many questions, interacted with me. You went with me at every step. आपने polls में interact किया, chats में interact किया। काफी इंटरेक्टिव ऑडियंस थी, काफी अच्छी ऑडियंस इस बार के मास्टर क्लास सेशन में मुझे मिली। थैंक यू सो मच गाइस। एंड एट द लास्ट, सभी को थैंक करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मास्टर क्लास को बनाने के लिए सपोर्ट किया। प्राची, अनिरुद्ध, ऑल द एलएलए टीम, रोहन एक्सेट्रा, जिन्होंने डिजाइन में हेल्प किया, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो एक बार फटाफट से चैट में मुझे बता दीजिए कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और फिर हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, चैट ओपन फॉर एवरीवन। मजा आ गया तो एक बार लिख दीजिए, मस्त मजा आया। ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी भी आंसर करना रह गया है, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मेरा ईमेल आपको मिल जाएगा। आप मेरे यूट्यूब पेज पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे मेरा ईमेल आईडी है। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। आपके जो सारे जेन्युइन रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो इस मास्टर क्लास से रेलेवेंट है, उनको मैं जरूर आंसर करूंगा, एक एक ईमेल को पढ़ के। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर रेलेवेंट क्वेश्चन है तो जरूर आंसर होंगे। तो आप ये फील मत कीजिए कि आपका क्वेश्चन रह गया। ओके, ओके। सो सी यू अगेन समटाइम। यूट्यूब पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, बने रहिए साथ में। होपफुली किसी और मास्टर क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक है। सो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।